हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल और आपका यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 31 मई को यहाँ पे स्केड्यूल है। बस आने ही वाला है आपका ये एग्जाम। और मेरे पास में क्वेरीज आ रही थी कि यहाँ पे मैम इसका प्रैक्टिस करवा दीजिए या रिवीजन करवा दीजिए। तो ये जो लास्ट 10 डेज बचे हैं फ्रॉम टुडे इटसेल्फ 21 मई से 30 मई के लिए आपका एक 10 डेज का यहाँ पे मैंने एक आपका बैटल प्लान बनाया है विच इज़ वेरी केयरफुली क्राफ्टेड आपका रिविजन प्लान है। अगर इसको स्ट्रेटेजिकली फॉलो करोगे तो बहुत ही आराम से हर एक टॉपिक को इजीली रिवाइज कर लोगे। इस प्लान को समझने से पहले सबसे पहले तो एक ट्रुथ को समझ लो यहाँ पे कि ये जो एग्जाम है यहाँ पे ये आपका सब कुछ पढ़ने वाला एग्जाम नहीं है। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप लास्ट 10 डेज में कंप्लीशन मोड में चले गए तो ब्रेन ओवरलोड मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक बहुत केयरफुल स्ट्रैटेजी, रिविजन, डिसिप्लिन और आपके क्वेश्चन एलिमिनेशन पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। स्कॉलर नहीं बनना है क्योंकि एमसीक्यू प्रीलिमिनरी एग्जाम है यहाँ पे और इसके नंबर एड ऑन नहीं होंगे। आपको यहाँ पे अपना क्विकली रिकॉल कर सकते हो, क्या आप एमसीक्यूज को तुरंत मार्क कर सकते हो, उस चीज पे फोकस करना है। अब देखो ये एग्जाम में आपके टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। और इसमें से जो है ये आपके 90 क्वेश्चन यहाँ पे आपके इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, और जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं ये आपके जीएस के क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहाँ पे ध्यान में देना है। और जनरल स्टडीज सिर्फ क्वालिफाइंग बूस्टर है। अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो पेपर बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा विदाउट इवन हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीएस नॉलेज। लेकिन एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके 150 हैं और जीएस के 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश लिटरेचर के 90 क्वेश्चन है। एक गलत क्वेश्चन किया उससे 1/3 नंबर चले जाएंगे विच इज योर 0.33 नंबर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे सारे आंसर्स मार्क नहीं करने क्योंकि सारे आंसर मार्क करोगे तो अगर उसमें गलत जाएगा उतना ही आपका हाई नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेपर का साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। ये जो आपका पेपर है ये आपका पेपर यूपीएससी के जैसा कोई एनालिटिकल पेपर नहीं और ना ही आपके नेट के जैसा प्योरली कॉन्सेप्चुअल है। इसका पैटर्न थोड़ा मिक्स है। यहाँ पे आपका फैक्चुअल लिटरेरी हिस्ट्री है, क्रोनोलॉजी ट्रैप्स पूछे जाते हैं, क्रिटिसिज्म थ्योरी वगैरह से पूछे जाते हैं, मूवमेंट्स आ जाएंगे, ऑथर्स का मैच मेकिंग आ जाएगा, कोटेशंस दे दी जाएंगी, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर आ जाएगा, लिंग्विस्टिक, टीचिंग मेथोडोलॉजी और कुछ आप एक रिपीटेड कैनोनिकल एरियाज है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एग्जामिनर चेक करता है कि क्या ये कैंडिडेट आपका कैन दिस कैंडिडेट सर्वाइव अंडर प्रेशर एंड स्टिल आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो आपको बस ये अपनी स्किल को तराशना है यहाँ पे अब आपके आखिरी के 10 डेज में, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजिक रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। सो रिवाइज मोर एंड कंज्यूम लेस। आखिरी के 10 दिन में ये नए नए टेलीग्राम चैनल जोड़ के नए नए एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, नए क्रैश नोट्स कोर्स वगैरह पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें मत करना यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये इस पे ध्यान दो। अब देखो पेपर में 120 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी अपनी 1/3 है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट ये आपका 85 to 95 ये आपका सही स्कोर जाना चाहिए। इतना क्वेश्चन ये सेफ अटेम्प्ट है जो आपको करने ही करने हैं। और ये जो अटेम्प्ट्स की हम बात कर रहे हैं 85 to 95 ये सेफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए, मतलब हाई एक्यूरेसी वाले जहां पे आप कंट्रोल गैस कर रहे हो, ये नहीं कि तुक्का ही लगा रहे हो पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 100% क्लैरिटी नहीं है तो एलिमिनेशन को यूज करो, एक्सट्रीम्स ऑप्शन हटा दो, क्रोनोलॉजी चेक कर लो, मूवमेंट ऑथर रिलेशन को सोचो, या फिर आपका लिटरेरी पीरियड या थ्योरी है तो उसको आइडेंटिफाई करो। हाफ नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड एलिमिनेशन में कन्वर्ट करना है। तो यही आपकी एक एडवांस स्किल है जिसको आपको यहाँ पे तराशना है, ठीक है। ये आपके कुछ आपके 10 डेज है जो आपको इस तरीके से यहाँ पे फॉलो करने हैं। ये इसको जो पीडीएफ वगैरह है ये मैं आपका यूट्यूब का जो मेरा वेबसाइट पेज है वहाँ पे यूट्यूब स्टडी मटेरियल सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका डे 1 आ जाता है विच इज टुडे इटसेल्फ। तो आज के दिन आपको क्या करना है यहाँ पे आपका, तो ये आपका फाउंडेशन है इंग्लिश पोएट्री का जहाँ पे आपका 16 से 17 सेंचुरी के पोएट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये पोर्शन जो है आपका ये सिर्फ पोएम्स और पोएट्स का कलेक्शन नहीं बल्कि एक्चुअल इंग्लिश लिटरेचर का डीएनए है। अगर आपको चौसर से मिल्टन तक का फ्लो समझ में आ गया तो आपको पूरी इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री का बैकबोन समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके एग्जाम होते हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के, तो इनमें डायरेक्टली आपकी लाइंस नहीं पूछी जाती है, वो लिटरेरी एवोल्यूशन पूछते हैं। लिटरेरी एवोल्यूशन मतलब कि पोएट्री का फोकस कैसे चेंज हुआ मिडाइवल सोसाइटी से इंडिविजुअल इमोशन तक, फिर इंटेलेक्चुअल लव से फाइनल कॉस्मिक रिलीजियस एपिक तक। तो ये जो ट्रांजिशन है ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो आप ये वाला टॉपिक करोगे आज
तो ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, ये यहाँ पे आपको कनेक्ट एंड रिमेंबर वाला टॉपिक है, इसको ऐसे कनेक्ट करना है। जैसे हमारा ये हम यहाँ बात कर रहे हैं जाफर चौसर का, ठीक है, जाफर चौसर को आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोले जाते हैं। तो चौसर को कई बार फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेरी रिस्पेक्ट दिया। उस टाइम एजुकेटेड लिटरेचर मोस्टली आपका लैटिन या फ्रेंच में लिखा जाता था, तो इंग्लिश को सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं माना जाता था। चौसर ने प्रूव किया कि कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज भी पावरफुल लिटरेचर क्रिएट कर सकती है। सो ये पॉइंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौसर ने मिडिल इंग्लिश में लिखा। कई बार क्वेश्चन में पूछ जाता है। अब एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओल्ड इंग्लिश मतलब बियोवुल्फ वाला पीरियड, मिडिल इंग्लिश चौसर का पीरियड है, और मॉडर्न इंग्लिश को कहा जाता है शेक्सपियर ऑनवर्ड्स जो होती है वो मॉडर्न इंग्लिश है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओल्ड इंग्लिश बियोवुल्फ का पीरियड है, मिडिल इंग्लिश आपके चौसर का पीरियड है, और मॉडर्न इंग्लिश आपका शेक्सपियर ऑनवर्ड्स है। तो ये क्रोनोलॉजी को आपको याद में रखना है। अब इनका वर्क आ जाता है यहाँ पे आपका कैंटरबरी टेल्स को लिखे आ जाता है। अब ये चौसर का मास्टरपीस है, कैंटरबरी टेल्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। लेकिन एग्जामिनर मोस्टली आपके जनरल प्रोलॉग है उसी के ऊपर फोकस करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है कि फ्रेम नरेटिव है, ये आपका जो ये वर्क है ये यहाँ पे ये फ्रेम नरेटिव है। अब फ्रेम नरेटिव का मतलब क्या होता है कि ये एक मेन स्टोरी के अंदर मल्टीपल स्टोरीज है। अब यहाँ क्या हो रहा है, डिफरेंट पिलग्रिम्स है जो लंदन से कैंटरबरी जा रहे हैं सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन पर। तो जर्नी बहुत लंबी है, तो लोग टाइम पास के लिए सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। तो ये आपका फ्रेम नैरेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, द कैंटरबरी टेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ नैरेटिव टेक्निक। तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रेम नैरेटिव है ये यहाँ पे आपका, ठीक है। अब जनरल प्रोलॉग को लेके हम यहाँ पे बात करेंगे आपका। तो जनरल प्रोलॉग आपका ये एक्चुअली एक आपका मिरर है मिडाइवल इंग्लिश सोसाइटी का, ठीक है, सोशल डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो। चौसर सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपका यहाँ पे नाइट है, ठीक है, ये जो नाइट हो गया, वाइफ ऑफ बाथ हो गया, पार्टनर, प्रायरेस, मिलर, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। नाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोबिलिटी ऑनर को, मिलर क्रूड लोअर क्लास को, पार्टनर करप्ट चर्च को, प्रायरेस आर्टिफिशियल रिलीजियस वुमेन को, और वाइफ ऑफ बेथ ये आपका इंडिपेंडेंट आउटस्पोकन वुमेन को। तो ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है बल्कि मिडाइवल सोसाइटी के सिंबल्स हैं, इसीलिए जनरल प्रोलॉग को गैलरी ऑफ मिडाइवल इंग्लिश सोसाइटी भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर है आपका यहाँ पे, आपका ये जो वाइफ ऑफ बाथ वाला कैरेक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये आपका यूपीपीएससी ले लो या नेट ले लो, दोनों में ये रिपीटेटिवली पूछा जाता है। तो वाइफ ऑफ बाथ को लेकर आप एक ध्यान रखोगे दैट शी इज अ बोल्ड, आउटस्पोकन एंड एक्सपीरियंस्ड वुमेन जो ओपनली मैरिज और फीमेल डिजायर पर बात करती है। मिडाइवल सोसाइटी में वुमेन यूजुअली सबमिसिव दिखाई जाती थी, लेकिन वाइफ ऑफ बाथ अथॉरिटी चैलेंज कर रही है, इसीलिए क्रिटिक्स उन्हें एक क्या याद करते हैं, आप इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये आपका एक प्रोटो फेमिनिस्ट फिगर की तरह कंसिडर किया जाता है। प्रोटो का मतलब फुली मॉडर्न फेमिनिस्ट नहीं, लेकिन अर्ली साइंस ऑफ फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस आपको इस कैरेक्टर में दिखेंगे। तो एस्पिरेंट्स गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि फेमिनिज्म सिर्फ मॉडर्न लिटरेचर में है, बट एग्जामिनर ओल्ड टेक्स्ट में फेमिनिस्ट ट्रेसेस पूछ रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आपका इन चीजों को देख लेंगे, इनको रिवाइज कर लेंगे आपका यहाँ पे, ठीक है। हीरोइक कुप्लेट्स को देख लोगे आप यहाँ पे आने के बाद में, गॉट इट। तो हीरोइक कुप्लेट्स को देखने में आपको देखना है कि चौसर मोस्टली हीरोइक कुप्लेट्स यूज करते थे। हीरोइक कुप्लेट का मीनिंग क्या है, टू राइमिंग लाइंस रिटन इन इयमिक पेंटामीटर। तो ये बाद में ड्रैडन और पोप के टाइम में फेमस हुए, लेकिन रूट्स चौसर तक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप इसको रिवाइज कर लेना। अब आ जाते हैं अपन जॉन डन के ऊपर। अब जॉन डन क्या है, इनको मेटाफिजिकल पोइट्री का किंग समझ लो। अब लिटरेचर क्या है, यहाँ पे सडनली सोसाइटी से शिफ्ट होकर इंटेलेक्ट और कॉम्प्लेक्स लव फिलोसफी की तरफ आ गया। अब जॉन डन को समझने के लिए आपको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मेटाफिजिकल पोइट्री में। क्यों? क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है रिपीटेटिवली पूछा जाता है, फेवरेट टॉपिक है जॉन डन। तो जॉन डन नॉर्मल रोमांटिक पोएट नहीं थे, बल्कि उनकी पोएम्स कैसी थी, आपको किस तरह के देखने को मिलेंगे, इंटेलेक्ट से भरी थी, लॉजिक था उसमें, साइंस, फिलोसॉफी, और बहुत ही अनयूजुअल कंपैरिजंस करते थे। तो इन सब का मिक्स आपको उनकी पोइट्री में देखने के लिए मिल जाएगा। तो उनका जो लव था वो सिंपल इमोशनल लव नहीं होता था, बल्कि कैसा था, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो ये इनके वर्क्स हैं, तो आपको इनके वर्क्स को एक एक बार देखना है। आपको ध्यान में रखना है इनके साथ में मेटाफिजिकल कंसीट को लेके, ठीक है। अब मेटाफिजिकल कंसीट क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये आपका एग्जाम का परमानेंट फेवरेट वो भी है एक टॉपिक। कंसीट मतलब कंपैरिजन, ऑर्डिनरी कंपैरिजन नहीं। तो मेटाफिजिकल कंसीट मतलब एक लॉन्ग एक्सटेंडेड सरप्राइजिंग इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन। तो डन इम्पॉसिबल लुकिंग चीजों को कंपेयर करते थे, जैसे कि उन्होंने वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग में कंपास का कंसीट यूज किया है, ये किया था ना यहाँ पे आपका ये।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। एक लेग फिक्स्ड है, दूसरा मूव करता है, लेकिन दोनों कनेक्टेड हो रहे हैं, तो ये कंपैरिजन स्ट्रेंज भी है और ब्रिलियंट भी है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें करोगे। और इस पोयम में क्या ध्यान रख सकते हो आप कि ये पोयम सेपरेशन के बारे में है। डन फिजिकल सेपरेशन को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, उनके अकॉर्डिंग ट्रू लव स्पिरिचुअल है। बॉडी दूर हो सकती है लेकिन सोल्स आपके कनेक्टेड रहते हैं, तो यहाँ पे इसलिए आपका कंपास कंसीड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो कंपास कंसीड है आपका, ये वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग में आता है आपका, ना कि एक्सटेसी में। कंफ्यूज मत हो ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्क गलत कर देते हैं। फिर आ जाता है आपका कैनोनाइजेशन। अब कैनोनाइजेशन में आप क्या याद करोगे, इस पोयम में लवर्स को सेंट्स की तरह प्रेजेंट किया गया है। नॉर्मल पोएट्स है ये लव को इमोशंस के साथ में बोलते हैं, लेकिन डन ने यहाँ पे क्या किया, वो लव को रिलीजन बना देते हैं। तो यहाँ कैनोनाइजेशन का मीनिंग है सेंटहुड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी तरह आपको ध्यान रखना है, इन पे फोकस करना है। मतलब लव अब सेक्रेड बन गया है। सो दिस इज अ क्लासिक मेटाफिजिकल स्टाइल। ऑर्डिनरी टॉपिक को इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल लेवल पर इन्होंने उसको एलिवेट कर दिया है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे एक्सटेसी। अब एक्सटेसी क्या है, ये पोयम बॉडी और सोल के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। सो डन यहाँ कहते हैं कि ट्रू यूनियन पहले सोल्स का होता है और बॉडीज का बाद में। तो एग्जामिनर पूछा जाता है, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भाई विच पोयम डिस्कसेस यूनियन ऑफ सोल्स बिफोर बॉडीज। तो यहाँ पे आंसर आप यहाँ पे कैनोनाइजेशन मत लिखना, यहाँ पे आंसर आप लिखोगे एक्सटेसी को लिखे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। गॉट इट। अब यहाँ पे ये मेटाफिजिकल कंसेप्ट वगैरह मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक बार देख लेना। तो ये आपका एक चीज आपको एक और यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो जॉन डन है, इनके साथ में आपको टीएस एलियट का कनेक्शन भी देखना है। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल टर्म्स को कॉइन किया है। किसने कॉइन किया है, ये जो मेटाफिजिकल टर्म है इन्होंने कौन किया है, डॉक्टर जॉनसन ने, जॉन डन ने कॉइन नहीं किया है। एग्जाम में कंफ्यूज मत हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सॉरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपका। ठीक है, और दूसरा इनिशियली जो ये क्रिटिसिज्म था ये नेगेटिव टोन में था, क्योंकि उनको लगा कि ये जो पोएट्स हैं ये हेट्रोजेनियस आइडियाज को वॉलेंटली जबरदस्ती साथ में जोड़ते हैं। लेकिन बाद में टीएस एलियट ने जब डन को प्रेज किया था और उन्होंने एक फेमस कॉन्सेप्ट दिया था, क्या नाम था उस कॉन्सेप्ट का, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डन को कहाँ पे किस कॉन्सेप्ट में प्रेस किया था, तो ये यूनिफाइड सेंसिबिलिटी में किया था। या उल्टा पूछ लेंगे यूनिफाइड सेंसिबिलिटी में कौन से वाले राइटर या ऑथर या पोएट को यहाँ पे प्रेस किया गया है, तो आप जॉन डन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे टीएस एलियट के अकॉर्डिंग जॉन डन के टाइम तक थॉट एंड फीलिंग टुगेदर का ये काम करते थे। बाद में पोएट्री में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आ गया, मतलब इमोशन और इंटेलेक्ट सेपरेट हो गए। तो ये थ्योरीज आपके एमसीक्यूज में बार बार पूछी जाती हैं, जो आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। फिर आ जाता है आपका एंड्रू मार्वल को लेके। अब एंड्रू मार्वल का जो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस है, ये पोएम आपकी सुपरफिशियली लव पोएम लगती है, बट एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में एक आर्ग्यूमेंट है, पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। ठीक है, और थीम क्या है उसकी, थीम है यहाँ पे आपकी इस पोएम की कार्पे डियम, मतलब सीज द डे, है ना, कि अभी जो है अभी जी लो, लाइफ बहुत शॉर्ट है, टाइम वेस्ट मत करो। तो पोएम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर पूछते हैं कि ये कितने पार्ट में है। तो दिस पोएम इज अ 3 पार्ट आर्ग्यूमेंट, इफ वी हैड टाइम बट वी डोंट, देयरफॉर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लवर कहता है कि अगर इन्फिनाइट टाइम होता तो मैं पेशेंटली वेट करता। फिर सेकंड पार्ट में बोलता है लेकिन हमारे पास में वी डोंट हैव टाइम, तो अभी डेथ आ जाएगी और ये जो हमारा यूथ है ये टेम्परेरी है, तो इसीलिए जो जी लो जो अभी हमारे को टाइम मिला हुआ है। फिर पार्ट 3 में ये बात कर रहे हैं देयरफॉर, मतलब एंजॉय लव बिफोर टाइम डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड लाइफ। तो ये लॉजिकल स्ट्रक्चर मेटाफिजिकल पोएट्री की आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पे आपका। ठीक है, इस तरीके से इसको याद करना, रिवाइज करना आपका यहाँ पे। अब आप आ जाओ एडमंड स्पेंसर के एपिथेलियन पे। अब एपिथेलियन क्या है ये, इट इज अ मैरिज सॉन्ग, हिम मतलब सॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्पेंसर ने अपनी खुद की वेडिंग के लिए लिखा था। तो स्टूडेंट्स क्या कभी कभी सोचते हैं कि भाई फिक्शनल वेडिंग सेलिब्रेशन है, नहीं, ये स्पेंसर खुद की मैरिज को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, 24 स्टैंजाज में लिखा है और 24 आवर्स एक सिंगल वेडिंग में इसको यहाँ पे बताया गया है। सो दिस शोज स्पेंसर्स आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, फिर स्पेंसर इन स्टैंजा में लिखा गया है, 9 लाइन्स का है ये पूरी आपका स्पेंसर इन स्टैंजा। क्या होता है, ए बी बी सी बी सी सी, और यही सेम स्टैंजा इन्होंने अपनी फेरी क्वीन में भी इसको यूज किया था आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टैंजा बाद में लेटर रोमांटिक पोएट स्पेशली आपके कौन कौन से आप इनका ध्यान रखेंगे, कीट्स और कौन, और शैले,
इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। और आप क्या याद रखोगे, स्पेंसर को क्या बोला जाता है? स्पेंसर को पोएट भी बोला जाता है, बिकॉज लेटर पोएट्स उन्हें डीपली एडमायर करते थे। और एक और फेमस डिस्क्रिप्शन है क्या? मोस्ट म्यूजिकल ऑफ एलिजाबेथन पोएट्स। ये लाइन भी यहाँ पे एडमंड स्पेंसर को ही डेडिकेटेड है, तो ये भी लिख लेना, क्योंकि उनकी पोएट्री में मेलोडी और साउंड पैटर्न बहुत रिच होता है। ठीक है, अब आ जाओ आप जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 पे। अब देखो, अब यहाँ पे पोएट्री का स्केल सडनली और बड़ा हो जाता है, ह्यूज हो जाता है। तो मिल्टन क्या है, ऑर्डिनरी ह्यूमन लव या सोसाइटी पे बात नहीं करते थे, वो किस पे बात करते थे? हेवन, हेल, सैटिन, फॉल ऑफ मैन, कॉस्मिक रेबेलियन। तो ये इन सारी चीजों पे इन्होंने क्या क्रिएट किया था? इन्होंने क्रिएट किया था एक एपिक। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट क्या है? इट इज एन एपिक पोएम, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और टोटल 12 बुक्स लिखी गई थी। ठीक है, इन्वोकेशन किया गया था म्यूज का, एपिक सिमिलीज है, इन मिडास रेस ओपनिंग है यहाँ पे आपका। ठीक है, मिडिल में ओपनिंग हो रही है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है भाई? अनराइम्ड या पेंटामीटर लाइंस होती है यहाँ पे। तो मिल्टन ने प्रूव किया कि राइम के बिना भी एक आप अच्छी खासी ग्रैंड पोएट्री, आप एक एपिक लिख सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक चीज क्या रखना है थीम को? जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, दिस इज द सेंट्रल एम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन एक्सप्लेन करना चाहते हैं व्हाई डिड इविल एंटर द वर्ल्ड, व्हाई डज सफरिंग एग्जिस्ट एंड हाउ आर गॉड्स एक्शंस जस्टिफाइड। तो ये फिलोसॉफिकल एम्बिशन मिल्टन के ऑर्डिनरी पोएट से एपिक विजनरी बनाता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है सैटिन को लेके। तो सैटिन जो कैरेक्टर है यहाँ पे, ये आपका सबसे डिबेटेड कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर में। बुक 1 में सैटिन ऑलरेडी फॉलन है, सो दिस इज कॉल्ड एज मिडायस रेस, ये जहां पे, ठीक है, इसको बोला जाता है यहाँ पे आपका। गॉट इट? मतलब स्टोरी आपके बीच के एक्शन से स्टार्ट हो रही है। सैटिन हेल में है आफ्टर रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। सो इंटरेस्टिंगली आपको ये ध्यान में रखना है, मिल्टन ने सैटिन को पावरफुल, करिज्मेटिक, करेजियस एंड रेबेलियस फिगर की तरह इंट्रोड्यूस किया है। इसीलिए मैनी रीडर्स फील सैटिन बिकम्स मोर अट्रैक्टिव देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे आपका फेमस लाइन आ जाता है, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो ये सैटिन का प्राइड और डिफाइन शो कर रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इसको चीज में आपको ध्यान में रख लेंगे, इसको यहाँ पे ध्यान में रखेंगे आपका। गॉट इट? और एक और आपको ध्यान में रखना है कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट कब लिखी थी? आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड। ठीक है, सो ये उन्होंने जब वो ब्लाइंड हो चुके थे उसके बाद में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। और दूसरा क्या देखेंगे आप कि वो प्योरिटन भी थे यहाँ पे आपके, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो एग्जामिनर आप पे कनेक्ट करता है मिल्टन को प्योरिटनिज्म के साथ में, इंग्लिश सिविल वॉर के साथ में, ओलिवर क्रॉमवेल के साथ में। तो ये कनेक्शंस आपको इनके साथ में ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब एपिक सिमिलीज, होमरिक इकोज, इन्वोकेशन ऑफ ये जो आपका हेवनली म्यूज है, तो मिल्टन क्लासिकल एपिक्स आपके होमर और वर्जिल से इंस्पायर्ड थे। इसीलिए लॉन्ग कंपैरिजंस, ग्रैंड स्टाइल्स, एलिवेटेड डिक्शन, ये जो इन्वोकेशन था म्यूज का, ये इन्होंने सब यूज किया। लेकिन डिफरेंस क्या है? क्लासिकल एपिक हीरोज जो थे ये हीरो और वॉरियर्स पे हुआ करते थे। मिल्टन ने अपने एपिक में क्रिश्चियन थियोलॉजी के ऊपर बेस्ड ऑन है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप क्या ध्यान में रखोगे? सबसे पहले आपका ये पोएट्री सेक्शन में चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है, कैंटरबरी टेल्स फ्रेम नैरेटिव में लिखा है, वाइफ ऑफ बाथ प्रोटो फेमिनिस्ट है, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट्री से रिलेटेड है। कंसीट क्या होता है आपका? इंटेलेक्चुअल एक्सटेंडेड मेटाफर होता है। ठीक है, कंपस कंसीट वैलिडिक्शन में आ गया आपका, कार्पे डियम आपका टू हिज कोएमिस्ट्रेस में आ गया, एपिथैलेमियन स्पेंसर की खुद की वेडिंग है, पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में है, और कोर्स याद रख लेना, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखोगे। गॉट इट? अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड डे। सेकंड डे में हम आपका पोएट्री करेंगे पोप टू मॉडर्न पोएट्स को लेके। ठीक है, अब ये चीज में ध्यान में रखना है आपको। तो देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे आपको एवोल्यूशन को समझो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पोएट्री कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो डे 1 हमने मेडाइवल और मेटाफिजिकल पोएट्री को देख लिया, तो सोसाइटी, रिलीजन, इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअलिटी, ये इनके ऊपर बेस्ड थी। अब यहाँ पे जो पोएट्री आई है ये ग्रेजुअली शिफ्ट हो रही है, सटायर से इमेजिनेशन पे जा रही है, इमेजिनेशन से नेचर तक, और नेचर से मॉडर्न एंजाइटी तक जाएगी, और फाइनली फिर पोस्ट मॉडर्निज्म में एक फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में चली जाएगी। तो आप क्रोनोलॉजी को यहाँ पे ध्यान में दो। अब ये फ्लो याद रखो, पोप से क्या मिला? सटायर ऑर्डर मिला, ब्लेक से इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस, वर्ड्सवर्थ नेचर एंड इमोशन, कॉलरिज इमेजिनेशन और सुपरनैचुरल, कीट्स शैले और ब्यूटी और आइडियलिज्म मिला इन लोगों से हमको, आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
टेनिसन ब्राउनिंग का भी देख लो, विक्टोरियन डाउट और साइकोलॉजी, तो ये इन चीज़ों को आप देखोगे यहाँ पे। एंटायर लिटरेरी जर्नी है जिसको मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस करती हूँ, तो आप उसके थ्रू इसको याद कर सकते हो। देखो मैं ऐसे रिवाइज करती हूँ, मैंने उसी तरीके में ये चीज़ बनाई है। अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे तो आप भी इसको बढ़िया तरीके से कर लोगे अपना यहाँ पे रिविजन। अब पहले आ जाता है अपना अलेक्जेंडर पोप को लेके। तो पोप को समझने के लिए पहले सबसे पहले एक लाइन याद रखो, दैट ही मेड स्मॉल थिंग्स लुक ग्रैंड टू एक्सपोज सोसाइटीज स्टुपिडिटी। तो सबसे पहले तो आप आ जाओ रेप ऑफ लॉ कांटो 1 एंड 2 आपका क्या है, मॉक एपिक है। मॉक एपिक का मतलब है कि एपिक स्टाइल यूज कर रहे हैं बहुत तुच्छ से ट्रिवियल से सब्जेक्ट के ऊपर। नॉर्मल एपिक्स में क्या होता है, वॉर्स होते हैं, हीरो होते हैं, किंगडम होते हैं, गॉड्स होते हैं, नेशनल डेस्टिनी होती है, ठीक है। लेकिन पोप किस चीज पर एपिक लिख रहे हैं, अ लॉक ऑफ हेयर बीइंग कट, एक छोटे से बाल का टुकड़ा जिसको तो काट लिया गया उसके ऊपर, यही ह्यूमर है। सो पोयम एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड थी, जहां एक अरिस्टोक्रेटिक बॉय ने एक लेडी के बाल का लॉक कट कर दिया विदाउट हर परमिशन। सो पोप ने उस स्मॉल सोशल इंसिडेंट को बहुत ही एक ग्रैंड होमरिक एपिक में इसको कन्वर्ट किया है। पर्पस क्या था, ऑब्वियसली सटायर था, अपर क्लास सोसाइटी की वेनिटी और सुपरफिशियलिटी को एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेलिंडा जो है, यहाँ पे आपका बेलिंडा को पोप एक एपिक हीरोइन की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। सो कांटो 1 में क्या लिखा था इन्होंने, यहाँ पे आपका कांटो 1 में ड्रेसिंग टेबल सीन होता है, आपका रूटीन वाला सीन है, आपका मेकअप रूटीन जो चलता है और ब्यूटी रिचुअल्स, तो इन सबको हीरोइक प्रिपरेशन की तरह डिस्क्राइब किया। तो दिस इज कॉल्ड आर्मिंग ऑफ द हीरोइन। जैसे हम एक हीरो को वॉर पे जाने से पहले पहनाते हैं ना, यहाँ पे उसका शील्ड पहनाते हैं, ऐसे ही बेलिंडा को एक ओकेजन पे जाने से पहले रेडी किया जा रहा था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ बेलिंडा मेकअप कर रही है और ये एक कॉमिक कॉन्ट्रास्ट है मॉक एपिक के एसेंस को लेके। फिर यहाँ पे आ जाते हैं आपके सिल्व्स भी आ जाते हैं। अब सिल्व्स क्या है, ये सुपरनैचुरल मशीनरी है। एपिक पोएट्री में गॉड्स हीरोज को प्रोटेक्ट करते हैं। पोप की मॉडर्न सोसाइटी के लिए उन्होंने सिल्व को इंट्रोड्यूस किया। अब सिल्व क्या है आपकी, ये एक एरी सुपरनैचुरल स्पिरिट्स है जो बेलिंडा की ब्यूटी को प्रोटेक्ट करती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछ सकता है, व्हाट रिप्लेसेस क्लासिकल गॉड्स इन द रेप ऑफ लॉ, तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्व। एरियल नाम भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो ये सुपरनैचुरल मशीनरी के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ये आपके हीरोइक कुप्लेट में लिखी गई है। तो पोप का स्टाइल हाईली पॉलिश्ड और बैलेंस था और उनका फेवरेट फॉर्म क्या था, हीरोइक कुप्लेट, ये उनका फेवरेट फॉर्म हुआ करता था, जो 2 राइमिंग लाइन है और जनरली इयमिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ठीक है। सो 18th सेंचुरी को आपका एज ऑफ रीजन भी बोला जाता था या न्यू क्लासिकल रीच कहा जाता था, इसीलिए पोएट्री भी डिसिप्लिन, बैलेंस्ड और लॉजिकल विटी होती थी आपके यहाँ पे, ठीक है। तो पोप का जो स्टाइल है वो एग्जैक्टली इस एज का रिफ्लेक्शन है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ पे विलियम ब्लेक द टाइगर एंड द लैम्ब के ऊपर। यहाँ पे आपका अब जो ब्लेक का रोमांटिसिज्म है, ये ब्लेक रोमांटिसिज्म के अर्ली विजनरी पोएट है। उनके लिए पोएट्री सिर्फ ब्यूटी नहीं थी बल्कि पोएट्री स्पिरिचुअल विजन था। सो ब्लेक स्ट्रांगली अपोज करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कोल्ड रैशनलिज्म को, मैकेनिकल सोसाइटी को। उनके पोएम सिंबॉलिक होते थे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वर्सेस सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये ब्लेक का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ह्यूमन सोल के कॉन्ट्ररी स्टेट्स होते हैं जिसको ब्लेक एक्सप्लोर कर रहे थे। इनोसेंस का मतलब क्या है, प्योरिटी, चाइल्डहुड, ट्रस्ट, सिंप्लिसिटी। और एक्सपीरियंस में क्या लिखा था उन्होंने, किसके ऊपर, सफरिंग के ऊपर, करप्शन के ऊपर, डर के ऊपर, हार्श और रियलिटी के ऊपर। तो हम यहाँ पे अगर हम लैम्ब के बारे में बात करेंगे तो लैम्ब इनोसेंस का सिंबल है। लैम्ब डायरेक्टली आपका एक क्राइस्ट इमेजरी से कनेक्टेड है, मीकनेस, जेंटलनेस, प्योरिटी। तो पोएम कैसी है, सॉफ्ट और म्यूजिकल टोन में है बिकॉज इनोसेंस पीसफुल है। और टाइगर कैसी है, टाइगर अपोजिट है आपका। अब अपोजिट साइड देखो इसमें, वो कैसा है, टाइगर टेरिफाइंग है, फियरी है, पावरफुल है, मिस्टीरियस है। सो ब्लेक यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, मतलब सेम क्रिएटर ने इनोसेंस और डिस्ट्रक्टिव पावर दोनों क्रिएट किए हैं, क्या वो सेम है। सो दिस बिकम्स फिलोसॉफिकल क्वेश्चन अबाउट क्रिएशन एंड इविल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब विलियम वर्ड्सवर्थ को लेके आ जाओ आप यहाँ पे। तो वर्ड्सवर्थ पोइट्री को कंप्लीटली रिडिफाइन करते हैं। वर्ड्सवर्थ को फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म कहा जाता है। अब उनसे पहले, वर्ड्सवर्थ से पहले पोएट्री आपकी आर्टिफिशियल और एरिस्टोक्रेटिक थी। वर्ड्सवर्थ ने आके बोला कि भाई पोएट्री कॉमन लाइफ और नेचुरल इमोशंस से आनी चाहिए। तो उनका फेमस डेफिनेशन यहाँ पे आ जाता है दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इमोशन इमीडिएट होता है बट पोएट्री काम रिफ्लेक्शन में बॉर्न होती है, ठीक है। फिर इनका यहाँ पे वर्क आपको जो देखोगे आप यहाँ पे लिरिकल बलाड्स को देख लोगे। लिरिकल बलाड्स पब्लिश होता है 1798 में
वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर इसको पब्लिश किया था, ठीक है। और यहीं से, इसी डेट से रोमांटिक रेवोल्यूशन की बिगिनिंग मानी जाती है। एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछा जाता है विच वर्क मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। आंसर है आपका लिरिकल बलाड्स, ठीक है। टिंटन एबे को देख के अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये पोयम नेचर पोएट्री का मास्टरपीस है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, दे थिंक दैट वर्ड्सवर्थ ओनली डिस्क्राइब सीनरी। नो, नेचर वर्ड्सवर्थ के लिए मॉरल टीचर था, हीलर था, स्पिरिचुअल गाइड है। सो पोएम में स्पीकर 5 इयर्स के बाद पर एक रिटर्न करते हैं अपनी जगह पे, नेचर उनको इमोशनल हीलिंग की तरह यूज कर रहे हैं वो, और डीपर विजडम दे रहा है। स्पॉट्स ऑफ टाइम, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, जहाँ पे स्मॉल मेमोरीज जो नेचर से जब ली जाती है वो परमानेंटली ह्यूमन माइंड को शेप करती हैं। तो ये जो मेमोरीज हैं, ये जो स्मॉल छोटी छोटी मेमोरीज हैं, इनको स्पॉट्स ऑफ टाइम कहा जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्पॉट्स ऑफ टाइम, तो आप यहाँ पे ये स्मॉलर फ्रेगमेंटेड मेमोरीज को बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ऑड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी को लेके। सो ये पोएम चाइल्डहुड स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। वर्ड्सवर्थ बिलीव करते हैं कि चाइल्ड बर्थ से पहले डिवाइन वर्ल्ड क्लोजर से होता है यहाँ पे, इसीलिए जो बच्चा है वो जब छोटा सा होता है वो भगवान के बहुत करीब होता है। फिर चाइल्डहुड में उसको विजनरी प्योरिटी होती है उसकी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ग्रोइंग अप के साथ में वो अपने डिवाइन विजन को खो देता है, वो फेड होती चली जाती है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका फेमस लाइन ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके हेवनली मेमोरीज को लेके ये वर्क है आपका, इसको आप ऐसे रिवाइज कर लेंगे। फिर एस.टी. कॉलरिज को लेके आ जाइए आप यहाँ पे। अब एस.टी. कॉलरिज क्या है, ये आपके सुपरनेचुरल और इमेजिनेशन के साथ में है। वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट थे, कॉलरिज इमेजिनेशन और सुपरनेचुरल के पोएट हैं। इन्होंने अपना वर्क लिखा था द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर। तो ये पोएम आपके सिन, गिल्ट, पेनेंस, रिडेम्पशन, इनके ऊपर लिखी गई है और ये सारी थीम्स को ये एक्सप्लोर कर रही है। मराइनर एक अल्बाट्रॉस को मार देता है विदाउट एनी रीजन, और अल्बाट्रॉस क्या है, ये इनोसेंस और नेचर का सिंबल है। उसके बाद में सफरिंग आती है, कर्स आता है, आइसोलेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर फाइनली रिपेंटेंस के थ्रू रिडेम्पशन मिलता है, ठीक है। अगेन ये जो वर्क है ये आपका एक फ्रेम नैरेटिव में लिखा गया है। मराइनर एक वेडिंग गेस्ट को स्टोरी सुनाता है और एग्जामिनर आपके जो है ये चौसर और मनायर, इन दोनों को फ्रेम नैरेटिव एग्जांपल्स की तरह कंपेयर कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उन्होंने एक और वर्क लिखा था यहाँ पे क्रिस्टबल। अब ये एक गॉथिक सुपरनेचुरल पोयम है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अनफिनिश्ड। यही पूछ लिया जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग पोएम रिटन बाय कीट्स इज अनफिनिश्ड, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो जेरल्डीन है यहाँ पे, ये एक आपकी मिस्टीरियस वैम्पायरिक फीमेल फिगर है और पोएम बहुत ही आपका एक डरावना सा, एक ईरी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, एंड दिस बिकम्स द गॉथिक ट्रेडिशन, ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। फिर कॉन्सेप्ट आता है आपका विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को लेके। सो कॉलरिज का मोस्ट फेमस क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है रीडर टेम्परेरी इम्पॉसिबल थिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है वाइल रीडिंग लिटरेचर। हम लोग भी कभी कभी कुछ मूवीज को देखते हैं, कुछ भी उसमें चलता होता है तो हम लॉजिक को हटा देते हैं ना, उन्हें देख के एंजॉय करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे पोएट्री को पढ़ते टाइम हम भी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ करते हैं कि टेम्परेरी हमारा ये लॉजिकल साइड को हटा देते हैं। सो अगर पोएट कन्विंसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे तो रीडर गोस्ट या सुपरनेचुरल चीजों को भी इमोशनली बिलीव कर लेता है, ठीक है। फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट इनका पढ़ना है, प्राइमरी इमेजिनेशन वर्सेस सेकेंडरी इमेजिनेशन वर्सेस फैंसी। तो प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, जो बेसिक ह्यूमन परसेप्शन पावर है। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो सी क्रिएटिव पावर होती है, पोएटिक पावर जो होती है, और फैंसी वो मैकेनिकल रीअरेंजमेंट होते हैं, उनको बोला जाता है। तो स्टूडेंट क्या ये कंफ्यूज हो जाते हैं इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में। हमेशा ध्यान रखो, इमेजिनेशन क्रिएटिव ऑर्गेनिक फोर्स है, फैंसी आपका डेकोरेटिव अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपका कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं आपके जॉन कीट्स पे, ठीक है, जॉन कीट्स आ गए अब आपके। तो जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी बोला जाता है। कीट्स का वर्ड ट्रेजिक भी है और ब्यूटीफुल भी है। उनकी पोएट्री मोर्टैलिटी और ब्यूटी को कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। अब इन्होंने वर्क लिखा है यहाँ पे आपका ऑड टू नाइटिंगेल। तो ये यहाँ पे जो ऑड टू नाइटिंगेल वर्क है, यहाँ पे स्पीकर आपके रियल पेनफुल वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता है। नाइटिंगेल एक इमॉर्टल आर्टिस्टिक इमेजिनेशन का सिंबल है। पोएम आपके डेथ, इमेजिनेशन और ब्यूटी को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है और एस्केप फ्रॉम सफरिंग को लेके बात कर रहे हैं। यहाँ पे ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी वाला लाइन आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका ऑड ऑन अ ग्रेशियस अर्न आ जाता है यहाँ पे आपका। ये पोएम आपके आर्ट और लाइफ को कंपेयर कर रही है। ह्यूमन लाइफ टेम्परेरी है, आर्ट परमानेंट है। अर्न पर फिगर्स फॉरएवर आपके फ्रोजन है, इसीलिए आर्ट जो है ये टाइम को डिफीट करता है। बट परमानेंस का डाउन साइड क्या है यहाँ पे, दैट दे कैन नेवर ट्रूली लिव। तो यहाँ पे आपका एक फेमस फ्रेज आ जाता है कोल्ड पेस्टोरल, मतलब
ब्यूटीफुल बट लाइफलेस परमानेंस। ठीक है, फिर आप कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ध्यान रखेंगे कीट्स को लेके, नेगेटिव कैपेबिलिटी को लेके, ये लेजेंडरी कॉन्सेप्ट है उनका, मतलब एबिलिटी टू रिमेन कंफर्टेबल इन अनसर्टेनिटी एंड मिस्ट्री विदाउट फोर्सिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज में एंडिंग ही देना है, ठीक है, या फिर हर चीज में आपको रेजोल्यूशन लेकर ही आना है। तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन का हाईएस्ट फॉर्म यहाँ पे माना जाता है आपका। ठीक है, और कीट्स आपके सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स में आते हैं शैले और बायरन के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे आप शैले को लेके आ जाओ। यहाँ पे शैले जो है, शैले अगेन आपके एक रोमांटिक रेबल पोएट कंसिडर किए जाते हैं। उनकी पोएट्री फ्रीडम, इमेजिनेशन, रेवोल्यूशन और ट्रांसेंडेंस से भरी हुई होती है। इनका जो वर्क है एडोनेस, एडोनेस आपका एलिजी है, कीट्स के ऊपर उन्होंने लिखा था। और स्टूडेंट्स क्या ज़्यादातर इनको शैले के साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं होना है यहाँ पे आपका। उन्होंने कीट्स की डेथ पर ये एलिजी लिखी है एडोनेस। ठीक है, और ये एक आपका पेस्टरल एलिजी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, टू अ स्काइलार्क का बात करोगे तो स्काइलार्क एक बर्ड है जो प्योर जॉय और स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस का सिंबल है यहाँ पे। तो शैली के अकॉर्डिंग ह्यूमंस जो है ये सैडनेस और लिमिटेशन से ट्रैप्ड है, लेकिन जो स्काइलार्क है ये उनको प्योर स्पॉन्टेनियस हैप्पीनेस को देती है और उसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, और एक इन्होंने लाइन बोली थी, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। डिफेंस ऑफ पोएट्री में उन्होंने बोला था, तो ये इनका फेमस स्टेटमेंट था। और इसका मतलब है कि पोएट सोसाइटी को इनडायरेक्टली शेप करते हैं इवन विदाउट अ पॉलिटिकल पावर। तो ये लाइन आपके डिफेंस ऑफ पोएट्री से, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान से अच्छे से करना है। ठीक है, इसको भी आपको रिवाइज करना है। अब आप आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को लेके आ जाओ यहाँ पे आपका। तो आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आपके विक्टोरियन एज इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल एज थे उसकी प्रोग्रेस और डाउट के एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो टेनिसन वो सारी विक्टोरियन एज की जो अनसर्टेनिटीज थी उनको डीपली रिफ्लेक्ट कर रहे थे अपने वर्क में। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क आता है इनका ओलिसिस। तो ओलिसिस इनका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग था। जो ओल्ड ओलिसिस है यहाँ पे आपका, आपने अगर पढ़ा होगा पुराना वाले ओलिसिस, वो क्या रिटायरमेंट रिफ्यूज करता है। तो वो फेमस लाइन आपके आ जाती है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ठीक है, तो ये विक्टोरियन डिटर्मिनेशन और हीरोइक परसिस्टेंस का सिंबल बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो ओलिसिस है ही इज रिफ्यूजिंग टू रिटायर। ठीक है, फिर आपका लोटस ईटर्स आ जाता है। तो लोटस ईटर्स का जो मेन थीम है इसका एस्केपिज्म। तो लोटस ईटर्स जो है ये ड्यूटी अबेंडन करके एक ड्रीमी लेजीनेस को चूज करते हैं। तो ये विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो क्या है, लैंगर वर्सेस आपका ड्यूटी, मतलब लैंगर मतलब एस्केप, एस्केप वर्सेस ड्यूटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर एक और वर्क है इनका, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। तो ये जो पोयम है ये आपकी इंडियन म्यूटिनी जो हुई थी 1857 उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये एग्जामिनर इसलिए पूछता है बिकॉज स्टूडेंट यूजुअली टेनिसन को सिर्फ और सिर्फ आर्थरियन या फिर विक्टोरियन पोएट समझते हैं, बट उन्होंने ये वाला वर्क भी लिखा था, तो इसीलिए ये एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको जरूर यहाँ पे रिवाइज करना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लेना, इंडियन म्यूटिनी 1857 के ऊपर ये बेस्ड ऑन है। गॉट इट। और एक और चीज ध्यान में रखेंगे, आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यहाँ पे पोएट लॉरिएट रह चुके हैं आपके 42 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लेना। और इन मेमोरियम में कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये एलिजी आपके आर्थर एलम के ऊपर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो उसको भी आप रिवाइज कर ही सकते हैं। अब आ जाइए आप रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर। अब ब्राउनिंग जो है यहाँ पे इनको मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। ब्राउनिंग साइकोलॉजी के पोएट है। उनका स्पीकर्स खुद को एक्सपोज कर देते हैं और बात करते करते जो भी वो चाह रहे हैं, उनका जो माइंड है, मेंटालिटी है, साइकोलॉजी, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे माई लास्ट डचेस में आप देखोगे जो ड्यूक है वो कैजुअली एक पोर्ट्रेट को डिस्कस करता है, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो कितना जेलस है, वो कितना कंट्रोलिंग है, और शायद उसने अपनी वाइफ का मर्डर भी कर दिया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो स्पीकर है जरूरी नहीं कि वो पोएट है। ड्यूक की मोरालिटी ब्राउनिंग की मोरालिटी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका स्पीकर पोएट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर्स में देखोगे कि एक सिंगल स्पीकर होता है, साइलेंट लिसनर होता है, साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन होता है। तो ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग का ग्रेटेस्ट मास्टर कंसिडर किया जाता था। इनका लास्ट राइड टुगेदर का वर्क आप देख सकते हो, प्रोस्पाइस देख सकते हो, जहाँ पे आपका लाइन आ जाता है, फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, करेज बिफोर डेथ। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड को लेके। अब मैथ्यू आर्नोल्ड को लेंगे आप यहाँ पे, तो मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन साइंस और मॉडर्निटी ने इन्होंने अपने रिलीजन को यहाँ पे चैलेंज किया था। सो आर्नोल्ड उस स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे आपका, जो विक्टोरियन मॉडर्निटी की वजह से रिलीजन को
ख़त्म सा होता जा रहा था यहाँ पे। तो वो जो खालीपन सा महसूस कर रहे थे बिकॉज़ ही वाज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन, तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो डोवर बीच अगर आपने पढ़ी है, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है। यहाँ पे आ जाता है आपका सी ऑफ फेथ, जो आपका मॉडर्न एंग्ज़ायटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो फेथ, जो एक टाइम पे पूरा टाइट के साथ में स्ट्रॉन्ग था, भरा हुआ था, अब वो धीरे-धीरे रिट्रीट कर रहा है। सो पोएम मॉडर्न एंग्ज़ायटी और लोनलीनेस को एक्सप्रेस करती है और ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। ठीक है? तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना। इनका स्कॉलर जिप्सी को आप ध्यान में रख सकते हैं इस वर्क को। टचस्टोन मेथड को आप देखोगे कि आर्नोल्ड क्रिटिसिज्म में ग्रेट पोएट्री को क्लासिक्स के स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। तो टचस्टोन मेथड से यही बोलते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है? फिर आपका इन्होंने ये लाइन बोला था, पोएट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला लाइन किसने बोला था? हू सेड सो? तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था यहाँ पे, ठीक है? इनको आप देख लेना। फिर आ जाते हैं आपके टी.एस. एलियट को लेके। अब टी.एस. एलियट ने जो वर्क लिखा था वेस्टलैंड, ये मॉडर्निज्म का सबसे बिगेस्ट टेक्स्ट है आपका और ये आपका पब्लिश हुआ था कब? 1922 में पब्लिश किया गया था और ये डेडिकेट किया गया है एज़रा पाउंड को, जिनको बोला जाता है एल मेगले और फैब्रो, और 5 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। द ब्यूरल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन्स एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये आप सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ओपनिंग लाइन आ जाती है इसमें, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। ट्रेडिशनल पोएट्री में अप्रैल क्या है? रिन्यूअल का सिंबल होता था, तो एलियट ने क्या किया? उसको उल्टा कर दिया। मॉडर्न वर्ल्ड स्पिरिचुअली डेड है यहाँ पे और जो रिन्यूअल है वो उनको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लग रहा है, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन जैसी थीम्स उन्होंने यहाँ पे आपकी यूज़ की हैं। मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत ब्रोकन है, इसीलिए पोएम भी आपके फ्रेगमेंटेड है। मल्टीपल वॉइसेस हैं यहाँ पे, कभी कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, सडन शिफ्ट हो जाते हैं कभी कहाँ। अल्यूजन्स हैं, मिथ्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ किए हैं और ये सब कुछ इंटेंशनल है, ठीक है? यहाँ पे आपका एक ये फिगर को यहाँ पे यूज़ किया गया टेरेसिस को, तो ये वो मैनी कैरेक्टर्स हैं, उनमें से एक कैरेक्टर है यहाँ पे जो सिंबॉलिक ऑब्जर्वर है। तो ये सेंट्रल कॉन्शियसनेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट सेंट्रल कॉन्शियसनेस इन द वेस्टलाइन? तो आंसर है यहाँ पे टर्सियस, ठीक है? तो ये एंटायर मॉडर्न डीके विटनेस करता है, ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में बात करोगे तो ये टी.एस. एलियट का क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब इमोशन को डायरेक्टली एक्सप्लेन मत करो, बल्कि एक्सटर्नल इमेजेस या सिचुएशंस को थ्रू एक्सप्रेस करो, ठीक है? फिर ये उपनिषद से जो ये लेके आए हैं यहाँ पे डा डा डा, तो दा 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 जो है यहाँ पे आपका ये रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे, क्या है ये? दत्ता, दयावदम, दत्ता मतलब गिव, दयावदम मतलब सिंपथाइज एंड दमयता मतलब कंट्रोल। तो मॉडर्न केओस का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन यहाँ पे ये बताया गया है, तो इनको आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इन सारी चीज़ों को। जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो इसमें नहीं लिखी गई है, आप उसको अपने नोट्स में खुद लिख लीजिएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं हम यहाँ पे डब्ल्यू.बी. यीट्स को लेके। अब ये जो डब्ल्यू.बी. यीट्स हैं, ये यीट्स आयरिश नेशनलिज्म, मिस्टिसिज्म और सिंबोलिज्म के पोएट हैं, ठीक है? मॉडर्न पोएट में कंसिडर किए जाते हैं। इन्होंने अपना वर्क लिखा था द सेकंड कमिंग एंड इट वाज रिटन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। थीम क्या है? सिविलाइजेशन कोलैप्स हो रही है और फेमस लाइन आती है आपकी, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। रफ बीस्ट आपका यहाँ पे मॉडर्न डिस्ट्रक्शन का सिंबल है और ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सेलिंग टू बाइजेंटियम आ जाती है आपका यहाँ पे, ये ओल्ड एज वीक बॉडी का सिंबल है यहाँ पे। बाइजेंटियम इटर्नल आर्टिस्टिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीम क्या दी गई है यहाँ पे आपका? आर्ट वर्सेस मॉर्टैलिटी को लेके, ठीक है? अब प्रेयर फॉर माय डॉटर के बारे में बात करेंगे, तो ये इनकी जो बेटी थी एन, उनका बेटी का नाम एन था, उनके ऊपर लिखी गई है। तो ये इनोसेंस और बैलेंस लाइफ के लिए प्रेयर करते हैं एक केओटिक मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है? और आप यहाँ पे इनकी गायर थ्योरी को भी बात करोगे, मास्क पर्सोना को लेके और एनिमा मुंडी को लेके, ये कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्विक रेफरेंस इनको देख लेना। यहाँ पे ये मॉडर्न पोएट्स हैं यहाँ पे, सीमा सीने आ गया आपका यहाँ पे। तो सीमा सीने आपके आयरिश आइडेंटिटी और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। डिगिंग में पेन को स्पेड की तरह कंपेयर किया उन्होंने। राइटिंग एज इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के बारे में बात करोगे तो इन्होंने मॉडर्न सफरिंग और पॉलिटिकल एंजाइटी के बात की है, उसके ऊपर बात करते हैं। इनका फेमस लाइन है दैट पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, ठीक है? तो इस क्या मतलब है इसका? मतलब पोएट्री डायरेक्टली वॉर नहीं रोक पाती, लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस को शेप करती है। फिलिप लार्किन के बारे में बात करेंगे तो ये ऑर्डिनरी लाइफ और बोर्डम, इन सब के बारे में बात करते हैं। मूवमेंट पोएट्री से रिलेटेड है और मूवमेंट पोएट की तरह कंसिडर किए जाते हैं। एंटी रोमांटिक, रियलिस्टिक और रिस्ट्रेंट, ये जो थीम्स को इंक्लूड करते हैं, ऐसी पोएट्रीज को मूवमेंट पोएट्री बोला जाता है। टेड ह्यूज के बारे में बात करोगे तो ये नेचर को एक ब्रूटल और वायलेंट फोर्स की तरह बताते हैं। द थॉट फॉक्स में फॉक्स एक्चुअली
पोएटिक इंस्पिरेशन का सिंबल है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फॉक्स लिटिल फॉक्स नहीं है, पोएम बीइंग बॉर्न का सिंबल है यहाँ पे आपका, ठीक है। अगर आपको ये यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डे टू एमसीक्यूज वगैरह में यहाँ से लेके क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी रिवाइज नहीं हो पाए तो सिर्फ एक आप एंकर्स की तरह इनको याद कर लिया करो। जैसे मॉक एपिक में क्या है, रेप ऑफ लॉग हो गया, सिल्फ क्या सुपरनेचुरल मशीनरी होगी, इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस ब्लेक का है। ऐसे रिवाइज करोगे तो अपने आप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे ध्यान में आ जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट में, डे 3 आ जाता है आपका यहाँ पे, जो आपका ड्रामा का पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आपके 10-12 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे आपका। और ये सेक्शन जो है बहुत कंफ्यूजिंग बोल सकते हो, लेकिन साथ में बहुत स्कोरिंग भी है। डेंजरस इसलिए क्योंकि स्टूडेंट यूजुअली ड्रामा को स्टोरी की तरह समझते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपका यहाँ पे स्टोरी नहीं पूछता, वो पूछता है जॉनरे क्या है, मूवमेंट क्या है, ड्रामेटिक टेक्निक क्या है, प्ले राइट्स किस लिटरेरी ट्रांजिशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपने ड्रामा का क्रोनोलॉजी और जो मूवमेंट्स है उनके थ्रू आप इसको समझ रहे हो, तो 10-12 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट सिक्योर आप कर सकते हो। और एक बात याद रखो, ड्रामा सेक्शन में एग्जामिनर को स्पेशल टर्म्स पसंद होते हैं, जैसे रिवेंज ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हो गया, थिएटर ऑफ एब्सर्ड हो गया, किचन सिंक ड्रामा हो गया, पिंटरेस्क हो गया। मतलब सिर्फ प्लॉट मतलब याद रखो आप, अगर आपने सिर्फ स्टोरी पढ़ा कि मैं स्टोरी करके कर लूंगा तो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को याद रखना, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले आ जाते हैं अपने क्रिस्टोफर मार्लो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये शेक्सपियर से पहले के सुपरस्टार ड्रामेटिस्ट की तरह इनको याद रखो। उनको यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप का मोस्ट पावरफुल प्ले राइट माना जाता है। और सबसे फेमस जो प्ले है उनका वो है यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स, अ मैन हु वांटेड टू मच, ठीक है। फॉस्टर स्कॉलर है, उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, रिस्पेक्ट है, एजुकेशन है, लेकिन वो अभी भी डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। तो वो अपनी लिमिट्स एक्सेप्ट नहीं करता, वो अल्टीमेट नॉलेज और सुपरनेचुरल पावर चाहता है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आता है आपका फेमस कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, फॉस्टियन बार्गेन, मतलब शॉर्ट टर्म पावर के लिए सोल को बेच देना। तो एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है हु मेक्स अ पैक्ट विद मेफिस्टोफेल्स, तो आंसर कौन है, डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। या फिर ये जो है यहाँ पे, ये फर्स्ट इंग्लिश ग्रेट ट्रेजेडी कौन सी है, डॉक्टर फॉस्टस है। या फिर ये लाइन कहाँ पे ली गई है, वॉज दिस द फेज दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ये आपका जो लाइन है ये किसके लिए बोली गई थी, ये आपकी हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए यहाँ पे ये लाइन आपका यूज़ किया गया था, और आप ऐसे इसके लिए ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके कोटेशन बेस्ड में आ सकता है। फिर आप यहाँ पे शेक्सपियर को लेके आ जाओ। अब शेक्सपियर में हम हैमलेट का बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे हैमलेट जो है शेक्सपियर का सबसे कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में से एक है। जॉनरे क्या है, ये एक आपका रिवेंज ट्रेजेडी है। कोर्स का जाएगा टू बी और नॉट टू बी आ जाएगा, एडिपल रीडिंग आ जाएगा। प्ले विद इन अ प्ले में माउस ट्रैप वाला प्ले का नाम लिख देंगे आप। पोलोनियस, ऑफिलिया और होरेशियो ये इनके मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इन सब का नाम में आप बात करेंगे यहाँ पे। तो ये एक आपका जो फेमस सॉलिलॉग है टू बी और नॉट टू बी, तो ये सिर्फ सुसाइड का क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है, लाइफ एंड्योर करे या एस्केप करे। तो इसीलिए आपका हैमलेट जो है एग्जिस्टेंशियल हीरो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेना। एडिपल रीडिंग में आप बात करोगे तो फ्रीडियन क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग हैमलेट सबकॉन्शियसली मदर ग्रेट्यूड के क्लोज है और क्लॉडियस से राइवलरी फील करता है। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आप आ जाओ ट्वेल्थ नाइट के ऊपर। आप ट्रेजेडी से कंप्लीटली अपोजिट साइड में आ जाते हैं हम। अब ये ट्वेल्थ नाइट क्या है, ये आपकी रोमांटिक कॉमेडी हो गई है। तो ट्वेल्थ नाइट का सेंट्रल थीम क्या है, मिस्टेकन आइडेंटिटी है, जो क्रॉस आइडेंटिटी होता है। वॉयला शिपरेक के बाद सिसेरियो का नाम डिस्गाइज में लेती है, और यहाँ से लव ट्रायंगल स्टार्ट होता है, कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्रॉस ड्रेसिंग का आपका यहाँ पे आपका, ठीक है। तो क्रॉस ड्रेसिंग मतलब एलिजाबेथन स्टेज पर वुमेन रोल्स भी जो वुमेन रोल्स थे वो भी मेल ही प्ले करते थे। तो यहाँ एक मेल एक्टर फीमेल रोल प्ले कर रहा होता है जो फिर मेल डिस्गाइज में है। तो एग्जामिनर कभी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना देता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है मालवोलियो। मालवोलियो इंपॉर्टेंट कॉमिक कैरेक्टर है, सेल्फ इंपॉर्टेंस और वेनिटी का सिंबल है, ठीक है। अब अच्छा, इसका क्वेश्चन भी ये आ जाता है कि ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल क्या है, तो सबटाइटल है यहाँ पे इसका व्हाट यू विल, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। जॉन वेबस्टर हो गया, इनका डचेस ऑफ माल्फी। तो ये जो है ये आपका जैकोबिन ड्रामा जो है ये एलिजाबेथन ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा डार्क है, वायलेंट और करप्ट भी है। तो डचेस ऑफ माल्फी में डचेस सीक्रेटली अपने से लोअर स्टेटस आदमी से शादी करती है, तो उसके भाई उससे बदला लेने के लिए क्या करते हैं, ऑब्सेशन में उसकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं।
तो यहाँ पे आपका मेन लाइन आता है आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल। तो ये डिग्निटी और रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो जैकोबियन ट्रेजेडी के फीचर्स क्या होते हैं? करप्शन, रिवेंज, मैडनेस, डार्कनेस और वायलेंस। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है विच प्ले रिप्रेजेंट्स जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी? तो आंसर है यहाँ पे डचेस ऑफ माल्फी। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे आपके बेन जॉनसन को लेके। तो बेन जॉनसन क्या है, अब हम कॉमेडी यहाँ पे वापस आ रही है इनके साथ में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इस बार थोड़ा सा सटायरिकल फॉर्म में आई है। तो वोल्पोन जो है यहाँ पे ये ग्रीड और डिसेप्शन पर बेस्ड है। वोल्पोन फेक करता है कि वो मरने वाला है ताकि जो ग्रीडी पीपल है उसकी प्रॉपर्टी के होप में उसको फ्लैटर करने आए, उसको गिफ्ट देने आए। अब यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और वो है आपका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। सो एलिजाबेथन थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी 4 बॉडीली ह्यूमर से कंट्रोल होती है। क्या क्या है वो? यहाँ पे आपके ब्लड हो गया, फ्लैम हो गया, येलो वाइल हो गया, है ना, मैं वाई भी लिख रही हूँ, येलो वाइल हो गया और ब्लैक वाइल हो गया। तो जॉनसन ये आपके एग्जैजरेटेड पर्सनैलिटी को, इनको जो ट्रेड्स है इनको क्रिएट करते हैं। तो कैरेक्टर्स एनिमल के नाम पर बेस्ड है। वॉल्पन जो है वो फॉक्स है, मॉस्का जो है वो फ्लाई है, ऐसे इन्होंने अपने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। तो ये सिंबॉलिक नेम एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है और आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनके नाम आप जरूर पढ़ना, भूलना मत इसको। फिर एफ्रावेन का द रोवर आ जाता है आपका यहाँ पे। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है यहाँ पे आपका कि एफ्रावेन को आप कैसे याद रखोगे? दैट शी इज द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्लेराइट इन इंग्लैंड। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। द रोवर रिस्टोरेशन कॉमेडी का पार्ट है, ये भी आप यहाँ पे इसको लेके ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब रिस्टोरेशन ड्रामा विटी तो होता था, सेक्सुअल होता था और फैशनेबल होता था। ठीक है, इसका हीरो कौन है? हीरो का नाम आपका विल्मोर है यहाँ पे आपका। तो ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है वैंडरिंग लवर। तो आफ्टर वैन फीमेल डिजायर और वुमेन एजेंसी को ओपनली डिपिक्ट करती है, जो उस टाइम पे बहुत बोल्ड था। ठीक है, एज अ फीमेल लिखना इन सब चीज़ों के बारे में। अब ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में बात करोगे तो ये आपका आता है शी स्टूप्स टू कन्क्वायर। 18th सेंचुरी में सेंटिमेंटल कॉमेडी पॉपुलर थी, लेकिन वहाँ पे जो कैरेक्टर्स थे वो ओवरली मॉरल और इमोशनल होते थे। तो गोल्डस्मिथ ने क्या किया, उन्होंने उस आर्टिफिशियलिटी को अपोज किया और उन्होंने एक वर्क लिखा शी स्टूप्स टू कन्क्वायर। ये एक आपका, आप बोल सकते हो, एक एंटाई सेंटिमेंटल कॉमेडी माना जाता है। प्लॉट में मार्लो जो है ये मैनर के इनको एक मैनर होता है यहाँ पे मार्लो, तो उसको एक इन समझ लेता है। तो केट हार्डकसल डेलिबरेटली अपनी आइडेंटिटी लोअर क्लास वुमेन की तरह प्रेजेंट करती है। तो कॉमेडी मिसअंडरस्टैंडिंग और सोशल बिहेवियर से क्रिएट होती है आपके यहाँ पे। ठीक है, ये देख लेना। जीबी शॉ का बात करें तो उन्होंने कैनेडा लिखा। अब शॉ जो है ये ट्रेडिशनल रोमांस को उल्टा कर देते हैं। यूजुअली लिटरेचर में स्ट्रॉन्ग मैन वीक वुमेन को रेस्क्यू करता है, लेकिन कैनेडा फाइनल चॉइस जो होती है उसकी वो वीक हस्बैंड मॉरल को करती है इंस्टेड ऑफ रोमांटिक पोएट मार्चबैंक्स। इसीलिए इसको रिवर्स रेस्क्यू एंडिंग बोला जाता है। ये क्या है? ये एक आपका प्रॉब्लम प्ले है। यहाँ पे प्रॉब्लम प्ले में आपका जो है ये एक सोशल इंटेलेक्चुअल इश्यूज को डिस्कस करता है विदाउट सिंपल सॉल्यूशन। तो शॉ ने अपनी ऑडियंस को इमोशनली मैनिपुलेट करने की बजाय वो उनको सोचने पे मजबूर कर दे यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर एक और वर्क है यहाँ पे आपका टी.एस. एलियट का द फैमिली रियूनियन। तो अब आप देखो यहाँ पे, आपने पहले पोएट्री में एलियट को पढ़ा था, अब आप देखो दैट टी.एस. एलियट सिर्फ पोएट नहीं बल्कि मॉडर्न पोएट्रिक ड्रामा को भी उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये वर्क लिखा था फैमिली रियूनियन विच इज़ बेस्ड ऑन गिल्ट एंड रिडेम्पशन। तो हैरी जो है यहाँ पे कैरेक्टर है वो अपने पास्ट गिल्ट से हॉन्टेड है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये ग्रीक ट्रेजेडी स्पेशली किसको यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये ऑरिस्ट्रिया उसके ऊपर बेस्ड ऑन है, उसका मॉडर्न अडेप्टेशन है यहाँ पे। तो फ्यूरी सिंबॉलिक गिल्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है और एग्जामिनर में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि विच मॉडर्न पोएटिक ड्रामा यूजेस ग्रीक ट्रेजिक एलिमेंट्स। तो इसका आंसर होगा फीमेल रियूनियन, और आप इसमें ये ध्यान रखेंगे ऑरिस्ट्रिया ये मॉडर्नाइज को लेके यहाँ पे आपका। ठीक है, अब आप हेरोल्ड पिंटर को लेके आ जाइए। अब ये मॉडर्न ड्रामा साइकोलॉजिकल और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है पिंटर के साथ में। पिंटर का स्टाइल डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है यहाँ पे। तो पिंटरेस्क का मतलब क्या है? मतलब ये स्टाइल था इनका जिसमें पॉजेज होते हैं, साइलेंसेस होते हैं, हिडन थ्रेड होता है आपका, और साइकोलॉजिकल टेंशन आपके जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस के बीच में आपको कहीं ना कहीं दिखेगी। कैरेक्टर्स नॉर्मल बात कर रहे होते हैं लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत ही डीपली डिस्टर्बिंग होता है। तो होम कमिंग भी इनका एक ऐसा ही वर्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टेडी अपनी वाइफ रूथ की फैमिली के पास उसको लेकर आता है
और ग्रेजुअली वहाँ पे क्या है, धीरे-धीरे पावर डायनामिक्स कंप्लीटली स्ट्रेंज और अनसेटलिंग हो जाते हैं। तो पिंटर का ड्रामा स्पोकन वर्ड से ज़्यादा अनस्पोकन टेंशन पर बेस्ड है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखना। सैमुअल बेकेट का बात करें वेटिंग फॉर गोडो को लेके, तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ऊपर है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड राइटर्स को लगा था कि ये जो लाइफ है ये बड़ी मीनिंगलेस हो गई है। जो हमारा ट्रेडिशनल लॉजिक हुआ करता था अब वो खत्म हो गया है, और इस एटमॉस्फेयर से ही इंस्पायर होकर एब्सर्ड ड्रामा यहाँ पे आपका पैदा हुआ, बॉर्न हुआ। सो वेटिंग फॉर गोडो में भी आप यहाँ पे कैरेक्टर्स देखोगे, व्लादिमीर एस्ट्रोजन, लकी पोजो। तो ये जो वो कैरेक्टर्स हैं, ये व्लादिमीर और एस्ट्रोजन, ये एक गोडो का वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि गोडो कभी आता ही नहीं है। अब सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये गोडो कौन है, तो देखो दैट इज नॉट द पॉइंट। एब्सर्ड ड्रामा का पर्पस ही मीनिंगलेसनेस, वेटिंग और अनसर्टेनिटी को शो करना था। तो यहाँ का आपका फेमस ओपनिंग आ जाता है, नथिंग टू बी डन, सो दिस समराइजेज एब्सर्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का जो ये टर्म था बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कॉइन किया था? ये आपका मार्टिन एसलिन ने कॉइन किया था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाला टर्म यहाँ पे। सैमुअल बेकेट ने कॉइन नहीं किया था, आप इसको गलत मत कर देना, ठीक है। अब जॉन ऑसबॉर्न को लेके बात करें, तो जॉन ऑसबॉर्न आपके उन्होंने वर्क लिखा है लुक बैक इन एंगर, और ये 1950s में ब्रिटेन में यंग जनरेशन जो थी आपकी बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि क्लास इनइक्वालिटी चल रहा था, जॉब्स नहीं थी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, पोस्ट वॉर डिसअपॉइंटमेंट था। तो ये फ्रस्ट्रेशन का सिंबल है आपका ये कैरेक्टर जिमी पॉटर, जो आपके एंग्री यंग मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो जॉनरे है ये किचन सिंक ड्रामा में आता है, जो आपके ऑर्डिनरी डोमेस्टिक रियलिज्म के ऊपर बेस्ड ऑन है, वर्किंग क्लास एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, डेली का फ्रस्ट्रेशन होता है। सो ये मूवमेंट आपका जो था, ये जो पॉलिश अपर क्लास ड्रामा था उसके अगेंस्ट रिएक्शन था, ठीक है। तो ये एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखोगे कि ये जो मूवमेंट था, इस प्ले ने रॉयल कोर्ट थिएटर मूवमेंट को लॉन्च करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया था यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे, और ध्यान में रखोगे ड्रामा मूवमेंट्स को लेके पूरी ड्रामा हिस्ट्री को रैपिड फ्लो में कनेक्ट करो कि एलिजाबेथन ड्रामा वगैरह ये सारा क्या था। यहाँ पे देखो ये आपका सारा मैंने दे रखा है, इनको एक एक बार आप सारा रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे आपका, ठीक है। ये सारा चीज़ को एक एक बार आप यहाँ पे देख लेंगे कि एलिजाबेथन ड्रामा क्या है, एनर्जी एम्बिशन के साथ में, ब्लैंक वर्ड्स में मार्लो है, जैकोबिन ट्रेजेडी डार्कनेस रिवेंज के ऊपर है। ऐसे ऐसे करके आप एक एक वर्ड को लेके यहाँ पे रिवाइज कर लेना, और आप रिवाइज कर लोगे तो ईजिली सारा का सारा आपका अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। अब आप डे 4 पे आ जाओ। अब डे 4 जो है यहाँ पे आपका, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका फिक्शन और प्रोज को लेके। अगेन इसमें भी आपका यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान लेंगे कि ये सेक्शन आपका क्या है, बच्चे बड़ा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं इसको, है ना। लेकिन इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप ही के लिए बेटर रहेगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है इस सेक्शन के अंदर, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नोवेल है ये किस लिटरेरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, किस सोशल प्रॉब्लम को अटैक कर रही है, किस नैरेटिव टेक्निक का यूज हुआ है, और कौन सी सिंबॉलिक लाइन रिपीटेटिवली आपके एमसीक्यूज में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज को लेके आ जाओ। तो इंग्लिश नोवेल का अर्ली स्टेज समझना इंपॉर्टेंट है आपका। जोसेफ एंड्रयूज कब लिखा गया था? इट वॉज रिटन एज अ पैरोडी की तरह लिखा गया था। पैरोडी ऑफ हुम? पैरोडी ऑफ रिचर्डसन्स पैमेला को लेके लिखा गया था। अब कॉन्टेक्स्ट समझो, रिचर्डसन की पैमेला सेंटिमेंटल मोरालिटी को ग्लोरीफाई करती थी। अब फील्डिंग को बड़ा आर्टिफिशियल लगा तो उसने उसका कॉमिक इन्वर्जन क्रिएट किया, जोसेफ एंड्रयूज। अब इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या याद करनी है? कॉमिक एपिक इन प्रोज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये फ्रेज डायरेक्टली फील्डिंग ने यूज किया है। मतलब नोवेल जो है ऑर्डिनरी लाइफ को एपिक एनर्जी और ब्रॉड कॉमिक स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट कर रही है। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, पिकारिस्ट ट्रेडिशन। हीरो जर्नी करता है, डिफरेंट एडवेंचर्स फेस करता है और सोसाइटी आपकी एक्सपोज होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है आपका पार्सन एडम्स। तो एग्जामिनर आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कैरेक्टर कहाँ से है, तो फील्डिंग की जोसेफ एंड्रयूज से है, ठीक है। अब जेन ऑस्टन पे आ जाओ। ये इंग्लिश रियलिज्म की क्वीन कंसिडर की जाती थी जेन ऑस्टन। ऑस्टन का वर्ल्ड वॉर्स और रेवोल्यूशंस के वर्ल्ड नहीं था, बल्कि वो उनका जो बैटलफील्ड था ड्राइंग रूम था। कन्वर्सेशंस है, मैरिज है, सोशल मैनरिज्म्स हैं। लेकिन यहाँ पे गलती मत करना, उनकी नोवेल सिंपल रोमांस नहीं थी, बल्कि हाईली इंटेलेक्चुअल सोशल कॉमेडीज थी। यहाँ पे आपका सेंट्रल कैरेक्टर मिलेंगे आपको यहाँ पे एलिजाबेथ बेनेट और आपके मिस्टर डार्सी। टाइटल खुद आपका साइकोलॉजिकल है। प्राइड जो है वो डार्सी है, प्रेजुडिस जो है वो एलिजाबेथ है। ग्रेजुअली दोनों इवॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर का फेवरेट वो आ जाता है क्वेश्चन का यहाँ पे, और वो क्या आ जाता है आपका,
फ्री डिस्कोर्स, ठीक है? ये फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स जो आपका टर्म है, मतलब नरेशन थर्ड पर्सन में है, कैरेक्टर्स के थॉट सडनली नैरेटिव वॉइस में मर्ज हो जाते हैं। तो ऑस्टेन आप बोल सकते हो कि ये एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल फिक्शन की फाउंडेशन को क्रिएट कर रही है, ठीक है? और एक और बात, मैरिज यहाँ सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक नेसेसिटी सर्वाइवल का इशू भी है, स्पेशली वुमेन के लिए। अब जॉर्ज एलियट का सिलास मैनर को देखो, तो जॉर्ज एलियट एक्चुअली उनका रियल नेम क्या था? मैरियन इवेंस था, पेन नेम था, और वुमेन राइटर्स को सीरियसली लेने के लिए उन्होंने मेल स्यूडोनिम को यूज़ किया। सो सिलास मार्नर एक डीपली मॉरल नोबल है। सिलास इनिशियली आइसोलेटेड माइजर है, जो गोल्ड कलेक्ट करता है, बट जब एक ऑर्फन गर्ल इपी उसके लाइफ में आती है, तब इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन उसका स्टार्ट होता है। तो ये नोवेल एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट बिल्ड करती है गोल्ड वर्सेस ह्यूमन लव को लेके। तो इनिशियली सिलास मनी को वर्शिप करता है, फिर इवेंचुअली ह्यूमन अफेक्शन उसको स्पिरिचुअली रिडीम करती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका मॉरल रिजनरेशन को लेके, और एग्जामिनर रिपीटेडली पूछता है हु रिडीम सिलास? तो इसका आंसर है एपी। एपी सिलास को यहाँ पे रिडीम करती है। फिर आपका आ जाता है चार्ल्स डिकेंस को लेके, तो ये आपका हार्ड टाइम्स इन्होंने वर्क लिखा था, और डिकेंस इंडस्ट्रियल इंग्लैंड का ग्रेटेस्ट सोशल क्रिटिक है, और हार्ड टाइम्स का सेटिंग कहाँ पे आपका कोक टाउन में है। ये इंडस्ट्रियल जो सिटी है, ये मैकेनिकल मॉडर्न सोसाइटी का सिंबल है, और यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है थॉमस ग्रैडग्राइंड, तो उनका फिलोसफी क्या है? फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। तो इमेजिनेशन यूजलेस है अकॉर्डिंग टू हिम। तो डिकन्स एक्चुअली यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे थे यहाँ पे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी सिर्फ प्रॉफिट और प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करती है, और वो इमेजिनेशन को क्रश कर देती है, इमोशंस को क्रश कर देती है, इंडिविजुअलिटी को क्रश कर देती है, और इसीलिए जो ये सर्कस नोवेल है, इनमें भी सिंबॉलिक रोल वो प्ले करती है, ठीक है? तो ये आप सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखोगे आप, इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है? अगेन इसका मैं पीडीएफ दे दूंगी, तो इतना वो मत करना कि दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अभी बस सुनने पे ध्यान दो, बाद में इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है? अब आ जाता है आपका थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द अर्बल विल्स। अब हार्डी जो है ये आपके विक्टोरियन हिपोक्रेसी के ब्रूटल क्रिटिक थे। टेस्ट ऑफ द अर्बल विल्स भी हार्डी का सबटाइटल उन्होंने दिया था अ प्योर वुमन, ठीक है? तो विक्टोरियन रीडर्स को क्या है, जब इन्होंने इसको पढ़ा था तो बड़े स्कैंडलाइज हो गए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी टेस्ट को मॉरली फॉलन वुमन ट्रीट करती है आफ्टर एलेक एक्सप्लॉइट्स हर। तो हार्डी चैलेंज करते हैं कि सेक्सुअल जो ये आपके जेंडर रोल्स होते हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे हैं, और जो ये रिजिड विक्टोरियन जजमेंट्स हैं, इनको भी वो एक्सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट मेल कैरेक्टर आता है एलेक डर्बरविल, और दूसरा आपका एंजल क्लेयर। तो आयरॉनिकली एंजल आइडियलिस्टिक है, बट मॉरली वीक प्रूव होता है। और हार्डी की नॉवेल्स में जो फेड है, फेड भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैरेक्टर्स आपके हॉस्टाइल यूनिवर्स में फंसे फील करते रहते हैं इनके यहाँ पे, ठीक है? फिर आ जाता है आपका जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो ये कॉलोनियल मॉडर्निटी के डार्कनेस में एंटर करते हैं यहाँ पे। और नरेटर कौन है यहाँ पे? आपका मार्लो जो है, ये आपका नरेटर है यहाँ पे, जो कॉन्गो ट्रेवल कर रहा है, और ये सर्च किसके लिए सर्च कर रहा है? कर्ट्स को यहाँ पे सर्च कर रहा है। और कर्ट्स जो है, इनिशियली कर्ट्स एक सिविलाइज्ड जीनियस लगता है, बट धीरे धीरे रिवील होता है कि कॉलोनियल पावर ने उसको मॉरली करप्ट मॉन्स्टर बना दिया है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है हॉरर हॉरर, ये वाला लाइन यहाँ पे आता है। और एग्जामिनर में आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये नोवेल आपके कॉलोनियलिज्म को एक्सपोज कर रही है, सिविलाइजेशन के नाम पर बारबेरियनिज्म है, और स्ट्रक्चर कैसा है? ये आपका फ्रेम नैरेटिव इसका स्ट्रक्चर है। अगर स्टोरी एक नैरेटर के थ्रू रिटोल्ड होती है, तो कॉनराड का मैसेज यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि डार्कनेस सिर्फ अफ्रीका में नहीं, बल्कि ह्यूमन सोल के अंदर भी है आपका, ठीक है? अब जेम्स जॉयस के पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट के बारे में बात करोगे, तो ये मॉडर्न फिक्शन यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आपको हीरो स्टीफन डगलस देखने के लिए मिलेगा। ये जो नोवेल है, ये आपका एक बिल्डिंग्स रोमन नोवेल है, मतलब नोवेल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन जो जॉयस है यहाँ पे, वो ऑर्डिनरी ग्रोथ के बारे में नहीं बात कर रहे, बल्कि वो एक आर्टिस्टिक और कॉन्शियस बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं। स्टीफन जो है, ये रिलीजन और नेशनलिज्म और सोशल एक्सपेक्टेशन से रेबल करता है। और यहाँ पे आपका एक फेमस डिक्लेरेशन आता है नॉन सर्वियम को लेके, मतलब आई विल नॉट सर्व। तो ये आर्टिस्टिक रिबेलियन का स्टेटमेंट है। और एक इंपॉर्टेंट टेक्निक यहाँ पे यूज़ की गई है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। माइंड के थॉट्स को नेचुरल फ्लो में यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, कोई लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। फिर यहाँ पे क्या मिलता है इनको? इवेंचुअली एक एपिफनी मिलती है, सडन स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल रियलाइजेशन होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस के बारे में आप बात करोगे, तो ये मॉडर्न फेमिनिस्ट एस्थेटिक्स की मेजर राइटर है। उनके नॉवेल्स में एक्सटर्नल एक्शन कम होता है और इंटरनल कॉन्शियसनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फिगर्स हैं यहाँ पे आपके मिस्टर रामजी।
तो नोवेल एक्चुअली टाइम, मेमोरी और परसेप्शन को एक्सप्लोर कर रही है और यहाँ पे आपका फेमस फ्रेज आ जाता है टाइम एज थीम, टाइम पासेस। तो यहाँ ईयर्स साइलेंटली पास हो जाते हैं जो आपकी ह्यूमन लाइफ को टेम्परेरी दिखा रहे हैं और टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। अगेन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपका यहाँ पे टेक्निक यूज्ड है। तो वुल्फ स्पेशली फीमेल एक्सपीरियंस और डोमेस्टिक इमोशनल लेबर को इंपॉर्टेंस देती है। डी.एच. लॉरेंस का रिम्बो आ जाता है। तो लॉरेंस सेक्सुअली और इंस्टिंक्ट के नोवेलिस्ट कहलाए जाते हैं। उनको लगता था कि इंडस्ट्रियल मॉडर्न सोसाइटी जो है ये ह्यूमन इमोशंस की जो एनर्जी है उसको दबा रही है, सप्रेस कर रही है। सो रेम्बो जो है यहाँ पे ये 3 जनरेशंस की स्टोरी है और सेक्सुअलिटी, इंडस्ट्रियलिज्म वर्सेस नेचर और सप्रेस और इमोशनल फ्रीडम के ऊपर ये बात कर रही है। तो नोवेल जो है ये पब्लिकेशन के टाइम पे सप्रेस कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उसको सेक्सुअली कंट्रोवर्शियल मान रही थी यहाँ पे आपका, ठीक है? विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आ जाता है यहाँ पे। तो ये बड़ा ही आपका एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंबॉलिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। सो यहाँ पे बॉयज जो है एक आइलैंड के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, स्ट्रैंडेड है वहाँ पे। इनिशियली सिविलाइजेशन मेंटेन करने का अटेम्प्ट करते हैं बट धीरे धीरे ये एक सैवेज वॉयलेंस में इमर्ज होता है। तो राल्फ जो है ये राल्फ आपका एक ऑर्डर और लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। पिगी यहाँ पे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइमन आपका स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। फिर आप यहाँ पे एलिगरी है ये ह्यूमन इविल को लेके। तो एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है ये रियलिस्टिक फिक्शन नहीं बल्कि एक एलिगोरिकल नोवेल है। तो गोल्डिंग का मैसेज क्या है? टेरिफाइंग मैसेज है कि सिविलाइजेशन सुपरफिशियल है और ह्यूमन इविल नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है? ग्राहम ग्रीन का आप यहाँ पे पावर एंड द ग्लोरी के ऊपर आ जाओगे आप यहाँ पे। तो ग्रीन को आप बोलोगे यहाँ पे जिनको एक कैथोलिक नोवेलिस्ट की तरह कंसिडर किया जाता था। इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है आपका विस्की प्रीस्ट। तो ये एक मॉरली इम्परफेक्ट अल्कोहलिक भी है लेकिन स्पिरिचुअली स्ट्रगल कंटिन्यू करता है। तो ग्रीन एक ब्लैक एंड वाइट मोरालिटी है जो है उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो उनकी जो नॉवेल्स है ये मॉरल एम्बिग्विटी को एक्सप्लोर करती है। तो फेथ जो है इनकी नॉवेल्स में आपको कभी परफेक्ट नहीं दिखेगा बल्कि कॉन्फ्लिक्टेड ह्यूमैनिटी के ऊपर है यहाँ पे आपका, ठीक है? अब यहाँ पे आपके नॉन फिक्शन प्रोज को लेके भी आप ध्यान में कर लोगे। फ्रांसिस बेकन के ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टडीज ऑफ एडवर्टिसिटी आ जाते हैं यहाँ पे आपका। बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता था। उनका स्टाइल कैसा होता है? अफोरिस्टिक स्टाइल होता है यहाँ पे आपका। मतलब शॉर्ट, कॉम्पैक्ट और विजडम भरी हुए सेंटेंसेस मिलेंगे इनको और एग्जामिनर में इनकी कोट्स वगैरह पूछी जाती है जैसे रीड इट मेक इट अ मैन फुल मैन या फिर नॉलेज इज पावर। तो ये किसने बोली? ये आपके यहाँ से बोली गई है। ऑफ स्टडीज से आप बोल सकते हो कि नॉलेज इज पावर ऑफ स्टडीज से लिया गया है। तो बेकन यहाँ पे प्रैक्टिकल विजडम की असिस्ट है यहाँ पे, ठीक है? एडिसन का बात करोगे तो एडिसन में यहाँ पे स्पेक्टेटर ने लिखा, उन्होंने एडिसन और स्टील ने लिखा था। ये एक पीरियडिकल था जो दोनों ने स्टार्ट किया। पर्पस क्या था? एजुकेटेड जो इमर्जिंग मिडिल क्लास थी उनको इन्फॉर्म करना, मोर एजुकेट करना। तो ऐसे क्या ये सिविलाइज्ड मैनर और मोरालिटी को टीच करते थे। इसमें यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है सर रॉजर एट होम, ठीक है? सर रॉजर डे कवर्ली। तो एडिसन प्रो से कन्वर्सेशनल और सोशली रिफाइंड बनाया उन्होंने। फिर थॉमस कार्लाइल का आ जाता है द हीरो एज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो कार्लाइल बिलीव करते थे हिस्ट्री ग्रेट इंडिविजुअल्स को शेप करती है, ठीक है? उनके ये जो वर्क है यहाँ पे द हीरो एज अ मैन ऑफ लेटर्स, यहाँ पे ये ट्रीट कर रहे थे राइटर्स को जैसे जॉनसन को ले लिया इन्होंने, रोस्टो को ले लिया इन्होंने, ठीक है? इन सारे के बारे में बात कर रहे थे, बर्न्स के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कैसे बात कर रहे थे? दे वर टॉकिंग अबाउट हिम एज हीरोइक फिगर्स। तो ये एक क्या बन जाती है? ये एक हीरो वर्शिप थ्योरी बन जाती है यहाँ पे आपका, ठीक है? फिर जॉन स्टुअर्ट मिल का यहाँ पे ऑन लिबर्टी को लेके आ जाते हैं जो ये पॉलिटिकल फिलोसफी का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। यहाँ पे आपको सेंट्रल कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा हार्म प्रिंसिपल को लेके। मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम तब तक अलाउड होनी चाहिए जब तक दूसरों को हार्म ना हो। तो ये मॉडर्न लिबरल फिलोसफी का फाउंडेशन बना आपका यहाँ पे, ठीक है? बर्ट्रैंड रसल को लेके भी क्वेश्चन है साइंस वैल्यूज एंड साइंस एंड वॉर को लेके। तो रसल जो है ये आपके रैशनल थिंकर है, उनको साइंस पसंद है बट ब्लाइंड साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं। तो वो वार्न करते हैं कि साइंस विदाउट एथिक्स डेंजरस है। तो उनकी थीम्स रैशनलिज्म, वॉर, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब के ऊपर थी यहाँ पे आपका, ठीक है? ये देख लेना आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लेके, इनको रिवाइज करना आपको यहाँ पे। तो सारा हम लोगों ने दे रखा है। अब आप यहाँ पे डे 5 पे आ जाओ जो आपकी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और ये आपको 2 यूनिट पढ़नी है अमेरिकन, इन दोनों को आप यहाँ पे साथ में करेंगे, ठीक है? तो इंडियन राइटिंग्स में आपको इंडियन थीम्स, मतलब सिर्फ अकेली इंडियन थीम्स नहीं करनी है और सिर्फ कोर्स पे ध्यान नहीं देना, आपको अच्छे से इनको प्रॉपर तरीके से समझना है। आपको एक नोटबुक लेके बैठना है यहाँ पे और उनको आपको देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहले तो एक लार्जर पिक्चर को समझो यहाँ पे।
इंडियन राइटिंग आपकी जो है ये इंग्लिश सिर्फ इंडियन राइटिंग इंग्लिश नहीं थी, बल्कि एक आइडेंटिटी का स्ट्रगल था। ऐसे आपको इसको ध्यान में रखना है। तो आप एक क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हो, पुट ऑन कर सकते हो कि कैन इंडिया एक्सपीरियंस ट्रूली बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज। तो हर जो राइटर है उन्होंने इसका डिफरेंट आंसर दिया था। किसी ने माइथोलॉजी को यूज़ किया, किसी ने मेमोरी को यूज़ किया, किसी ने नेशनलिज्म, बॉडी पॉलिटिक्स, पार्टीशन, किसी ने फोकलोर, रीजनल कल्चरल। तो इस इंडिविजुअलिटी को जो जो उन्होंने बात किया था उसको ये एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप इन्होंने देखो यहाँ पे आपका कैसे याद करोगे। सबसे पहले आ जाओ टोरू दत्त के ऊपर आ जाओ। अब टोरू दत्त जो है यहाँ पे आपके ये सिर्फ पोएट की तरह इनको मत देखो। टोरू दत्त आपकी एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है। यंग एज में शॉर्ट लाइफ थी उनकी, बट बहुत ही लिटरेरी मैच्योरिटी थी उनके अंदर। तो आप ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे दैट शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन पोएट इन इंग्लिश। और इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को मर्ज किया है। तो ये जो पोएम है लोटस, ये लोटस इंडियन सिंबल है प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी का, लेकिन एक्सप्रेशन इंडियन लिरिक ट्रेडिशन में है। तो ये एक अर्ली इंडो इंग्लिश सिंथेसिस है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इस वाले इन्फॉर्मेशन को। फिर आ जाता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। अब टैगोर आपके मिस्टेक वॉइस है इंडिया के। टैगोर का फैक्चुअल तरीके से याद करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखो कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, गीतांजलि के लिए मिला था इनको। फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट है यहाँ पे आपके। और आपको ये सोचना चाहिए कि वाई वॉज टैगोर ग्लोबली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने इंडियन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को मॉडर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था। गीतांजलि डिवोशनल पोइट्री है, बट ट्रेडिशनल टेम्पल रिलीजन नहीं है। तो टैगोर के गॉड कैसे थे, लिविंग थे, मूविंग थे, ह्यूमन लेबर में प्रेजेंट थे और नेचर में प्रेजेंट थे। इसीलिए जो पोएम है आपकी लिव दिस चैंटिंग एंड जो सिंगिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टैगोर कहते हैं गॉड टेम्पल में बंद नहीं है, गॉड वर्कर के साथ है, फार्मर के साथ है, डस्ट और स्वेट में है। सो दिस इज भक्ति स्पिरिचुअलिटी मॉडर्न फॉर्म में, ठीक है। और साथ में दाउ हास्ट मेड मी एंडलेस, ये आपका ह्यूमन सोल और डिवाइन कंटिन्यूटी का मेडिएशन है। तो टैगोर को सिर्फ नेशनलिस्ट पोएट्स अगर आप समझोगे तो इनकम्प्लीट है। ही इज द फिलोसोफर पोएट, ठीक है। तो ये आप इसकी तरह ध्यान में रखोगे। फिर आप सरोजिनी नायडू के ऊपर आ जाओ यहाँ पे। तो ये भी आपका एग्जाम में मतलब काफ़ी फेवरेट तरीके से पूछा जाता है कि दैट शी इज कॉल्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऑलवेज सरोजिनी नायडू। उनकी पोइट्री का बिगेस्ट फीचर था लिरिकल म्यूजिकलिटी। वो इंडियन सब्जेक्ट्स को इंग्लिश सॉन्ग लाइक रिदम में कन्वर्ट करती थी। अब उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे थे, सॉन्ग्स ऑफ राधा एंड द मिल्कमेड। तो ये इंडियन फेमिनिटी, डिवोशन और कलर इमेजरी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है यहाँ पे आपका, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है इनके साथ में। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज हर फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन, ठीक है। कौन सा? द गोल्डन थ्रेशोल्ड यहाँ पे सरोजिनी नायडू का फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था, जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप राजा राव के ऊपर आ जाओ। तो राजा राव का मतलब ये इंडियन इंग्लिश नोबल के सोल हैं यहाँ पे आपके। तो इन्होंने आपका एक लिखा था प्रीफेस टू कांतापुरा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। तो राजा राव ने बोला था कि ये जो टेम्पो है इंडियन लाइफ का, इट मस्ट बी कॉट इन अ लैंग्वेज दैट इज़ नॉट वंस ओन। मतलब इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन जो इंडियन एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंडियन मिथ को हमें, रिदम को हमें देना पड़ेगा। तो उसकी स्टोरीज जो थी उनकी, ये इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश का कोर आइडिया बना। उनकी स्टोरीज ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। ऐसा लगता है जैसे कोई इंडियन एल्डर कहानी सुना रहा हो, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा। कांतापुरा में भी आपको अय्यक का वो जो होती है यहाँ पे, वो स्टोरी सुनाती है यहाँ पे आपकी, ठीक है। अब गिरीश कर्नाड का आ जाता है नागमंडल। तो ये जो है गिरीश कर्नाड, ये आपके मॉडर्न प्ले राइट है और उनका मटेरियल एंशिएंट फोकलोर आपके मिथ से आता है। प्ले जो है नागमंडल, ये सरफेस पे मैरिज स्टोरी लगता है, बट एक्चुअली ये फीमेल लोनलीनेस और डिज़ायर और आइडेंटिटी के ऊपर है यहाँ पे आपका। बहुत पावरफुल कमेंट्री है आपका। और इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यहाँ पे कि कोबरा जो नाग है वो एज हस्बैंड है। फोक टेल और फैंटेसिक सिंबॉलिक साइकोलॉजिकल ट्रूथ बन जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है कि नागमंडल कंबाइन कर रहा है मिथ, फोकलोर और मॉडर्न जेंडर पॉलिटिक्स को लेके आपका, ठीक है। सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन को लेके आएंगे। उनको बुकर प्राइज मिला था 1981 में और साथ में बुकर ऑफ बुकर से मिला था। सलीम सनाई आपका मेन कैरेक्टर है आपका यहाँ पे और मैजिकल रियलिज्म के ऊपर है यहाँ पे आपका ये। और पार्टीशन के ऊपर है, वायलेंस के ऊपर है
और सररियल है। लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, केओस, उन्होंने सब कुछ यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अरुंधति रॉय को लोगे तो ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उन्होंने लिखा था, बल्कि एक सिर्फ आपकी नॉर्मल फैमिली नोवेल नहीं है, बल्कि ये कास्ट और फॉरबिडन लव और सोशल वायलेंस का नोवेल है। आयमनम आपके केरला में आपका सेटिंग है यहाँ पे, और आपके लव लॉस को बार बार यहाँ पे रिपीट किया गया है। सोसाइटी डिसाइड्स व्हाट शुड बी, सॉरी, हु शुड बी लव्ड, हाउ मच एंड बाय होम। तो ये रिलेशनशिप जो अमोर वेलुटा की थी, उनको कास्ट हायरार्की के थ्रू यहाँ पे इन्होंने एक्सपोज किया है। अनीता देसाई का फायर ऑन द माउंटेन आ जाता है, नंदा कॉल के ऊपर है आपका यहाँ पे, और जो अपने आप को अकेला आइसोलेट कर लेती है और कैरी गैनो में वहाँ पे ये बस जाती है, तो उसके ऊपर आपका थीम है लोनलीनेस का, इमोशनल एग्जॉशन और इल्यूजन ऑफ पीस, इन सारी चीज़ों को। एक साइकोलॉजिकल फिक्शन है ये आपका यहाँ पे। तो साइलेंस यहाँ पीस नहीं बल्कि सप्रेस ट्रॉमा है। जयंत महापात्रा का हंगर एंड ग्रैंडफादर के बारे में बात करोगे तो इनकी जो जयंत महापात्रा की जो है ये आपकी उड़ीसा से बिलोंग करती थी। इनके ज़्यादातर वर्क्स का सेटिंग आपको रीजनली मिलेगा। हिस्ट्री, पॉवर्टी, मेमोरी, ये सब मिक्स होते थे इनके वर्क में। हंगर भी इनका काफ़ी एक्सट्रीम डिस्टर्बिंग ह्यूमन डेस्परेशन को शो कर रहा है। और ये जो जयंत महापात्रा हैं, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन जेकब ग्लैडस्टीन अवार्ड, ठीक है। तो ये फैक्चुअल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए के रामानुजन का बात करें तो ये एक ट्रांसलेटर भी थे, फोकलोरिस्ट भी थे और थ्योरिस्ट भी थे, तो सब थे यहाँ पे। इनका जो पोएम है रिवर, ये आपके ओल्ड तमिल कल्चरल हेरिटेज के ऊपर है यहाँ पे आपका, और मॉडर्न पर्सपेक्टिव से इन्होंने यहाँ पे बताया है। जो गरीब लोग हैं वो मर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो ड्राउन हो रही हैं, और रियल सफरिंग जो है उसको इग्नोर किया जा रहा है। सो दिस इज आयरनी अगेंस्ट क्लासिकल रोमांटिसाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एमसीक्यूज में आ सकता है। कमला दास का बात करेंगे आपका इंट्रोडक्शन और लुकिंग ग्लास को लेके, तो कमला दास इंडियन इंग्लिश पोइट्री की सबसे फियरलेस कन्फेशनल पोएट रही चुकी हैं। वो अपनी फीमेल बॉडी के ऊपर, डिजायर्स के ऊपर, लोनलीनेस, सब चीज़ के ऊपर लिखती है। इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे आपका, ये आपका डायरेक्टली चैलेंज करता है पैट्रियार्की को, लैंग्वेज पॉलिटिक्स को, और आपके फीमेल एक्सपेक्टेशंस को। तो ये सारी की चीज़ आप ध्यान में रखोगे। एक और आप ध्यान में रखोगे इनका नाम, इनको क्या बोला जाता था? माधवकट्टी, ठीक है। तो ये इनको बोला जाता था यहाँ पे माधवकट्टी। तो ये नाम भी आप यहाँ पे इनको लेके ध्यान में रखेंगे। गॉट इट? ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका सारा का सारा रिवाइज कर लेंगे। अमेरिकन लिटरेचर में आपका यहाँ पे वापस हम अमेरिकन लिटरेचर को आ जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर ट्रेडिशनल कॉन्शियसनेस है, अमेरिकन लिटरेचर रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है। ब्रिटिश लिटरेचर हमेशा पूछता था हाउ शुड सोसाइटी फंक्शन, अमेरिकन लिटरेचर पूछता है हु एम आई। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी, आइसोलेशन, ड्रीम फेलियर और फ्रीडम ऑब्सेशन के ऊपर था। तो यही सारी थीम्स आपके डोमिनेट करती हैं आपका। जैसे वॉल्ट विटमैन के वर्क्स में देखोगे, जो कि इनके आपका डेमोक्रेटिक वॉइस थी, तो वॉल्ट विटमैन ने पोइट्री को फ्री कर दिया। कोई उनके वर्क्स में आपको रिजिड राइम नहीं मिलेगी, कोई अरिस्टोक्रेटिक पॉलिश नहीं मिलेगी, फ्री वर्ड्स था। तो ये इनका रेवोल्यूशन पोएम था। ये कौन सा वाला? व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोयार्ड ब्लूम्ड, ठीक है। तो ये एलिजी थी। एलिजी ऑन हुम? एलिजी फॉर अब्राहम लिंकन थी। इसमें 3 सिंबल्स है जो आपके रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइलैक, स्टार एंड थ्रश, ठीक है। और सब के सब आपके ग्रीफ को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे आपके सिर्फ एक नेचर पोएट नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपना एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा था, मेंडिंग वॉल। तो यहाँ पे आपका वो लाइन आ जाता है, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। तो ये एक आयरनिक लाइन है यहाँ पे। पोएम एक्चुअली वॉल्स क्वेश्चन कर रही है, ह्यूमन बींग्स जो अननेसेसरी बाउंड्रीज क्यों क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर वो अपना सवाल पूछ रहे हैं। फिर एक वर्क है उनका आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो ये हार्वेस्ट फिजिकल भी है और सिंबॉलिक भी है। स्पीकर एग्जॉस्टेड है, लाइफ इटसेल्फ आपके एंडिंग की तरफ लग रही है। गिफ्ट आउटराइट के बारे में बात करोगे तो ये एक आपका कैनेडी के इनॉग्रेशन के ऊपर इन्होंने इस पोएम को रीड किया था, उसके ऊपर है यहाँ पे आपका, ठीक है। एडगर एलन पो का रेवन का बात करोगे तो पो क्या है, ये हॉरर राइटर तो थे यहाँ पे, लेकिन बहुत ही केयरफुल क्राफ्ट करते थे अपने पोएम्स को। तो रेवन जो है यहाँ पे, ये लेनोर के ग्रीफ, उसके मैडनेस, उसके डार्कनेस को है। और यहाँ पे आपको एक बार बार रिपीटेटिवली एक लाइन दिखेगी, और वो है क्या? नेवर मोर, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक और चीज़ पूछी जाती है, द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन। तो ये पोएम एक स्पॉन्टेनियस इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही केयरफुली इंजीनियर्ड अफेक्ट था यहाँ पे आपका, जिसके बारे में आपको बात करना है। आर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन के बारे में बात करोगे तो ये मॉडर्न ट्रेजेडी का मास्टरपीस है।
विली लोमैन आपका मेन कैरेक्टर है जो सिंबॉलिक है। लोमैन, नाम ही बता रहा है यहाँ पे जो लोमैन है, लोमैन मतलब लो मैन, है ना? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डिनरी स्ट्रगलिंग इंडिविजुअल को। मिलर कहते हैं कि ट्रेजेडी सिर्फ किंग्स की नहीं होती, कॉमन मैन भी ट्रेजिक हीरो हो सकता है। तो इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, सक्सेस मिथ वर्सेस फेलियर, इनके ऊपर आपका यहाँ पे ये ध्यान दिया गया है। स्पीकर कौन है यहाँ पे आपका? स्पीकर इस वर्क में लिंडा लोमन है यहाँ पे आपका, ठीक है? हरमन मेलविल का मोबी डिक आ जाता है आपका यहाँ पे। कैप्टन हाब जो व्हाइट व्हेल के ऑब्सेशन में कंज्यूम हो जाता है। नरेटर कौन है आपका? इश्माइल है आपका यहाँ पे। ओपनिंग लाइन क्या है? कॉल मी इश्माइल। व्हेल सिंबल किसका है? इविल का, मास्टरी का, फेट का, अननोइंग यूनिवर्स का। तो नोबल फिलोसॉफिकल एलिगरी बन गई है आपके यहाँ पे। सिल्विया प्लाथ का लेडी लजारस या डैडी की बात करें तो प्लाथ कन्वेंशनल पोइट्री की एक्सप्लोजिव बन जाती है। पोएम्स, ये जो दोनों पोएम पे डैडी और लेडी लजारस, इनकी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के ऊपर है, रेज, डेथ, रीबर्थ के ऊपर है। और इन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियली होलोकास्ट को इमेजरी यूज़ किया है पर्सनल सफरिंग को एक्सपोज करने के लिए। तो इसीलिए ये इनको फेमस भी है ये और क्रिटिसाइज भी किया गया है इनकी इस चीज़ को लेके, होलोकास्ट इमेजरी को लेके। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का हम यहाँ पे बात करेंगे तो उनका आपका आइसबर्ग थ्योरी को आपको ध्यान में रखना है। तो वो एक मिनिमल स्टाइल को यूज़ करते थे, बहुत छोटे सेंटेंसेस, अंडरस्टेटमेंट्स, लेकिन आइसबर्ग थ्योरी की वजह से वो काफ़ी फेमस हुए। और आइसबर्ग थ्योरी क्या है कि मोस्ट मीनिंग आपके सरफेस के नीचे छुपा होता है और बाकी सारा ऊपर ऊपर होता है यहाँ पे। फिर उन्होंने आपका फेयरवेल टू आर्म्स भी लिखा है यहाँ पे आपका। तो ये जो फेयरवेल टू आर्म्स है ये आपका बताता है कि वॉर डिस्ट्रॉयज लव, ठीक है? तो ये आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है इनको लेके। लॉस्ट जनरेशन राइटर्स वॉर के बाद इमोशनल एम्प्टीनेस फील करते हैं, उनके बारे में ये बात कर रहे थे। टेनेसी विलियम्स का ग्लास मेनेगरी का बात करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। मेमोरी प्ले है ग्लास मेनेगरी आपका यहाँ पे। और नरेटर जो है टॉम है, वो अपनी फैमिली के पास्ट को एक इमोशनल मेमोरी के थ्रू याद करता है। लॉरा का जो है वो ग्लास यूनिकॉर्न सिंबलाइज करते हैं उसकी फ्रेजिलिटी और यूनिकनेस को। तो पूरा प्ले आपका एस्केप और इल्यूजन बेस्ड पर फोकस कर रहा है आपका। लैंगस्टन ह्यूज का नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स का बात करें यहाँ पे तो हार्लेम रेनेसा के सेंट्रल पोएट है। कोई सिंपल मॉडर्निस्ट थ्योरी नहीं है ये। यहाँ पे आपका डिस्टिंक्शन बहुत केयरफुली क्राफ्टेड है। पोएम आपके हार्लेम रेनेसा के ऊपर बेस्ड ऑन है आपका। और यहाँ पे आपका एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस टू अ ड्रीम डिफर्ड? मतलब कि सोशल फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लोर करता है। अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी और रेशियल इंजस्टिस सेंट्रल थीम्स आपके इसको लेके, ठीक है? बाकी आप इसके ये आपके एमसीक्यूज वगैरह हैं पॉइंट्स, इनको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है? अब हम आ जाते हैं आपके डे 6 पे। डे 6 पे हम यहाँ पे करने वाले हैं आपके न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश एंड वुमेन्स राइटिंग। अब ये जो सेक्शन है आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंसर्निंग सेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जामिनर सिर्फ ऑथर वर्क मैचिंग नहीं पूछ रहा, बल्कि वो आपसे आपकी आइडियोलॉजी पूछता है, आइडेंटिटी पूछता है, कॉलोनियलिज्म पूछता है, फेमिनिज्म पूछता है, लैंग्वेज पॉलिटिक्स पूछता है। तो स्टूडेंट क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, गलती क्या कर देते हैं, वो नेम्स याद कर लेते हैं, कंट्रीज याद कर लेते हैं, नोबेल प्राइज याद कर लेते हैं, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस राइट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट। और एग्जैक्टली वही आपके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो यही आपको यहाँ पे फोकस करना है आपको। हम बात करेंगे पहले आपका न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश को लेके। अब ये पहले तो क्या है, यहाँ पे आप सबसे बड़ा इसका लार्ज फ्रेमवर्क को समझो। फॉर सेंचुरीज इंग्लिश लिटरेचर जो है ये आपका जो सेंटर था, इसका जो आप मेन का बोल सकते हो लोकेशन सेंटर, वो ब्रिटेन था। पर धीरे धीरे कॉलोनीज ये इन्होंने भी अपना क्या है, दे ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग बैक। अफ्रीका, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोस्ट कॉलोनियल नेशंस। तो यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट होता है। पहले इंग्लिश क्या है, इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ द एम्पायर। अब क्या हुआ, अब कॉलोनाइज पीपल स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश टू चैलेंज एम्पायर इटसेल्फ। तो यहाँ से बर्थ होता है आपका न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश का। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, द एम्पायर राइट्स बैक। यही एंटायर यूनिट का आपका फिलोसॉफिकल बैकबोन है जो आपको ध्यान में रखना है। पहले आ जाते हैं आपके एडी होप, जो द डेथ ऑफ द बर्ड्स जिन्होंने लिखा है। ये आपके ऑस्ट्रेलियन पोएट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलियन पोएट है, ये है कि उनकी पोएट्री मॉडर्न होपलेसनेस को क्लासिकल डिसिप्लिन के थ्रू एक्सप्रेस कर रही है। उन्होंने जो पोएम लिखा है द डेथ ऑफ द बर्ड, ये सरफेस पर तो क्या है, एक आपका माइग्रेशन पोएम लगती है, बट एक्चुअली इट इज अ मीडिएशन ऑन फेट, मोर्टैलिटी एंड इनएविटेबल एंडिंग्स। तो बर्ड क्या है, माइग्रेशन के साइकिल का पार्ट होती है, बट ये जो बर्ड है, दिस बर्ड डज नॉट रिटर्न। और वही एग्जिस्टेंशियल सैडनेस पोएम का एक इमोशनल सेंटर बन जाती है कि वो वापस जाने के बाद दोबारा कभी लौटती ही नहीं है यहाँ पे आपका, ठीक है? तो ये आप इनको याद में रखना, इस तरीके से इनको रिवाइज करना। पैट्रिक वाइट के बारे में बात करते हैं। तो पैट्रिक वाइट आपके फ्रेगमेंटेड ह्यूमन सोल है। पैट्रिक वाइट को फैक्चुअल लेवल पर आपको याद रखना है। और क्या याद रखोगे, ये आपके फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन नोबेल लॉरिएट हैं।
इनको 1973 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने सॉलिड मंडाला वर्क लिखा था यहाँ पे आपका। और अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मंडाला क्या सिम्बलाइज़ करता है। तो ये क्या सिम्बलाइज़ कर रहा है मंडाला? इट सिम्बलाइज़ेज़ होलनेस। होलनेस को सिम्बलाइज़ कर रहा है, इनर यूनिटी को। नोबेल में ट्विन ब्रदर्स हैं, जिनका नाम है वॉल्डो एंड आर्थर नाम है इनका यहाँ पे। तो ये ह्यूमन पर्सनैलिटी के डिवाइडेड एस्पेक्ट्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वॉल्डो इंटेलेक्चुअल है बट इमोशनली ड्राई है, और आर्थर बहुत सिंपल है लेकिन स्पिरिचुअली डीपर है। तो व्हाइट का लिटरेचर मॉडर्न एलियनेशन को एक्सप्लोर कर रहा है। फिर मार्गारेट एटवुड को आ जाते हैं यहाँ पे आपका। तो ये क्या है आपकी, आप इनको कैसे याद रखोगे? दैट मेमोरी नेवर स्टेज सिंपल। एटवुड आपके मॉडर्न कैनेडियन लिटरेचर की जायंट फिगर है। इन्होंने आपका नोवेल लिखा था द ब्लैंड असैसिन। तो नोवेल के अंदर क्या है, ट्रिपल नैरेटिव स्ट्रक्चर यूज़ किया है, और उन्होंने एक साइंस फिक्शन नैरेटिव को भी यहाँ पे यूज़ किया है। उसके अंदर पर्सनल मेमोरी है। तो ये जो लेयर्ड स्टोरी टेलिंग है ना, ये एग्जामिनर्स को बड़ी पसंद होती है। तो यहाँ पे आपके सेंट्रल थीम्स कैसे हैं? मेमोरी है, गिल्ट है, फीमेल सफरिंग है, इन सब चीज़ के थ्रू। आपके मेन कैरेक्टर्स हैं आइरिस एंड लॉरा, और इस वर्क के लिए मार्गारेट एटवुड को बुकर प्राइज़ मिला था 2000 में, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे आ जाओ, डेरिक वॉलकॉट का आ गया। डेरिक वॉलकॉट आपके कॉलोनियल कैरिबियन पोएट हैं, सेंट लूसिया से बिलॉन्ग करते हैं। 1992 में इनको आपका नोबेल प्राइज़ मिला था। और एग्जामिनर को एक्चुअल में उनका आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पसंद है। जैसे इनका ये जो पोएम है ना, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, तो अब यहाँ पे आपसे क्या है, ये एक्चुअली वॉलकॉट क्या है, आपके अफ्रीकन एंसेस्ट्री भी कैरी करते हैं। इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन भी मतलब उनको साथ में पसंद था लिखना, और कॉलोनियलिज्म ने उनको इंटरनली डिवाइड कर दिया गया था। तो ये जो उनका फेमस लाइन है, हाउ चूज बिटवीन द अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव, वो यहाँ से आता है। और यही इनका पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी क्राइसिस बना कि इंग्लिश लैंग्वेज भी कॉलोनाइजर की है, बट पोएट का क्रिएटिव माइंड भी वही है। तो ये जो टेंशन था, ये इनके वर्क्स में आपको सेंट्रल में दिखने को मिल जाएगा। चिनुआ अचीब का थिंग्स फॉल अपार्ट। चिनुआ अचीब को फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर बोला जाता है। ये जो नोवेल आपका थिंग्स फॉल अपार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो कैरेक्टर है ओकोंक्वो, ही इज अ ट्रेजिक हीरो ऑफ इग्बो सोसाइटी। नोवेल कॉलोनियल अराइवल के पहले और बाद के अफ्रीकन वर्ल्ड को यहाँ पे दिखा रही है। तो अचीव यहाँ पे वेस्टर्न स्टीरियोटाइप को डिस्ट्रॉय करते हैं कि अफ्रीका अनसिविलाइज्ड था पहले। जब यूरोपियंस आए नहीं थे, तब से उससे पहले अनसिविलाइज था। उसके बाद में हम लोग आए, तब हमने उन्हें सिविलाइज किया। तो यहाँ से आपका फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि ये टाइटल कहाँ से लिया गया है। टाइटल लिया गया है इसका यहाँ पे यीट्स की पोएम आपका थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंडर कैन नॉट होल्ड सेकंड कमिंग से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्रॉस रेफरेंस पूछ लिया जाता है। वीएस नायपॉल का हाउस फॉर मिस्टर बिस्पास। तो नायपॉल ट्रिनिडाड से बिलोंग करते हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला था 2001 में। हाउस फॉर मिस्टर बिस्पास, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ये हाउस को लिटिल प्रॉपर्टी की तरह समझ लेते हैं, लेकिन ये लिटिल प्रॉपर्टी नहीं है। ये हाउस सिंबलाइज कर रहा है इंडिपेंडेंस, डिग्निटी, आइडेंटिटी और सेल्फहुड को। मिस्टर बिस्पास कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते हैं अपनी स्पेस के लिए पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में, और ये पोएम बन जाती है आपकी पोस्ट कॉलोनियल बिल्डिंग्स रोमन, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ और सेल्फ फॉर्मेशन अंडर कॉलोनियल आफ्टरमैथ को लिखे। वॉयल सोइंका का आ जाता है। तो वॉयल सोइंका फर्स्ट अफ्रीकन नोबेल लॉरिएट बनी आपके लिटरेचर में। 1986 में इनको नोबेल प्राइज मिला अ डांस इन द फॉरेस्ट के लिए, और ये लिखी गई थी आपके ड्यूरिंग नाइजीरियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस के लिए। और सोइंका जो है, मतलब आपको ध्यान में रखोगे कि उन्होंने वार्निंग दे रहे थे वो सोइंका यहाँ पे कि दैट अ नेशन कैन नॉट स्केप इट्स वॉलेंट पास्ट। तो पास्ट सिंस रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके ऊपर बेस्ड ऑन है, ये आपका यूरोबा मैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड ऑन है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको साथ में ध्यान में रखना है। गुगिवा थोंगो का बात करोगे, डीकोलोनाइजिंग द माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये एक आपका आर्ग्यूमेंट रेवोल्यूशनरी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे मतलब वर्क है आपका यहाँ पे। इन्होंने बोला था कॉलोनियलिज्म सिर्फ लैंड ऑक्यूपाई नहीं करता, बल्कि माइंड को भी ऑक्यूपाई करता है, और इंग्लिश लैंग्वेज बिकम्स अ कॉलोनियल वेपन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश में लिखना छोड़ दिया। इंस्टेड ही स्टार्टेड राइटिंग इन हिज ओन लैंग्वेज। केन्या से बिलोंग करते थे। और किस में लिखना स्टार्ट किया इन्होंने अपना गिगियो में यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका सारा इसमें रिवाइज कर लेना। अब हम आ जाते हैं आपकी वुमेन राइटिंग के ऊपर। अब वुमेन जो है आप अगर आप शिफ्ट करोगे वुमेन राइटिंग के ऊपर, तो वुमेन आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट्स, नाउ दे बिकम द नरेटर्स। तो वुमेन राइटिंग को सिर्फ फेमिनिज्म समझ लेना आपका इनकम्प्लीट है। तो आपको देखना है उनकी वॉइस, साइलेंस, मैरिज, मैडनेस, सब चीज़ को एक्सप्लोर करना है। वुमेन राइटिंग आपकी हमेशा जो मेल डोमिनेटिव नैरेटिव्स हैं उनको रीराइट कर रही है। तो पहला नाम आता है आपका यहाँ पे जीन राइस का, व्हाइट सरगासो सी। तो ये आपका सबसे स्मार्ट टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि ये रीराइट कर रहा है किसको, जेन आयर को, प्रीक्वल टू जेन आयर को लिखे।
तो जेन आयर में बर्था मेसन जो थी, जो आपकी मैड वुमन इन द एटिक है, उसको यहाँ पे बात कर रहा है। जीन राइस पूछते हैं व्हाट इफ वी हियर हर साइड, कि हम बर्था की साइड क्यों ना सुने। तो बर्था का रियल नेम है एंटोनेट एंड नाउ शी बिकम सेंट्रल कैरेक्टर। सो दिस इज पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट राइटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है कैरेबियन। मैंडेस यहाँ पर्सनल भी है और कॉलोनियल ट्रॉमा भी। ऐसे आपका यहाँ पे ये आपका फीमेल राइटिंग लिखना स्टार्ट हुआ। फिर शार्लेट ब्राउन का जेन आयर आ जाता है आपका यहाँ पे। तो जेन पुअर गवर्नेंस है, लेकिन इमोशनल वीक नहीं है। नोवेल आपकी फीमेल सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी का जर्नी है यहाँ पे आपका। रोचेस्टर एक रोमांटिक हीरो है, बट हिडन ट्रुथ कैसा है, बर्था मेसन जो मैड वुमन इन द एटिक है। तो ये फ्रेज आपके बाद के फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का आइकॉनिक टर्म बन गया है। गिलबर्ट एंड गुमर, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप इसमें ध्यान में रखेंगे। टोनी मॉरिसन का बिलविड का बात करोगे तो ट्रॉमा के ऊपर बेस्ड ऑन है। ये नोवेल स्लेवरी के हिस्टोरिकल साइकोलॉजिकल हॉन्टिंग की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेन कैरेक्टर है इसमें यहाँ पे आपका सेठ। तो सेठ जो है वो अपनी खुद की बेटी को मार देती है जान से, ताकि वो स्लेवरी से बच जाए। शॉकिंग है सुनने में, यस, लेकिन मॉरिसन पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम मेक्स अ मदर चूज दिस। तो ये जो गोस्ट है इस नोवेल में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी, गिल्ट और ट्रॉमा को। इसके लिए इस नोवेल को नोबेल प्राइज मिला था 1993 में। और ये एक रियल हिस्टोरिकल फिगर जिसका नाम था मार्गरेट गार्नर, उसके ऊपर ये लिखी गई है। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, अ रूम ऑफ वंस ओन, फाउंडेशनल फेमिनिस्ट का आपका क्रिटिसिज्म का टेक्स्ट है। वुल्फ का आर्गुमेंट यहाँ पे बहुत ही सिंपल था। वुल्फ का आर्गुमेंट यहाँ पे बहुत ही सिंपल और रेवोल्यूशनरी है कि दैट अ वुमन मस्ट हैव अ मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। मतलब क्रिएटिविटी को रिक्वायर्ड चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका फेमस थॉट आ जाता है, जो एक्सपेरिमेंट होता है जूडिथ शेक्सपियर का। तो वुल्फ इमेजिन करती है कि अगर शेक्सपियर की बहन के पास में इक्वली टैलेंटेड सिस्टर होती और अपॉर्चुनिटीज होती, तो क्या सोसाइटी उसको उसके जीनियस को फ्लरिश होने देती। तो इसका आंसर था नो। तो ये एक्सपोज कर रहा है आपकी सोशल पैट्रियार्की को। फिर आपका आ जाता है चिमामांडा गोजी अडिची को लेके, जिसका नाम है वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। तो ये आपका एक एडक्टिव फॉर्म है, टेड टॉक से लिया गया था। तो अडिची ने क्या है, आपके मॉडर्न फेमिनिज्म को सिंपल एक्सेसिबल लैंग्वेज में यहाँ पे रिडिफाइन किया है। शी रिजेक्ट स्टीरियोटाइप, जो आपके फेमिनिज्म का मतलब है हेटिंग मैन। इंस्टेड शी टॉक्स अबाउट सोशल कंडीशनिंग, जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इंटरसेक्शनैलिटी में इसको यहाँ पे आपका पढ़ा जाता है। प्रतिभा रेखा यज्ञ सेनी के बारे में बात करें तो ये महाभारत का स्टोरी इन्होंने वापस से रिटोल्ड किया है, बट फ्रॉम द्रौपदीज पर्सपेक्टिव। ऐसे ही आप चित्रा बनर्जी का भी आप द पैलेस ऑफ इल्यूशन करोगे, वो भी सेम ही नोवेल है। तो ये फेमिनिस्ट रिविजनिज्म के ऊपर है। ट्रेडिशनल एपिक्स यूजुअली मेल सेंटर्ड होते थे। प्रतिभा रे ने किया कि व्हाट डिड द्रौपदी फील, व्हाट वाज हर इमोशनल ट्रुथ। तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे इसको वापस अपनी स्टोरी को लिखा। शार्लेट पर्किंस गिलमन का द येलो वॉलपेपर के बारे में बात करोगे, आपके आपके एग्जाम में तो यहाँ पे वुमेन टू मैन लिखी गई है, बट यहाँ पे ये लिखा गया है यहाँ पे दूसरा येलो वॉलपेपर के ऊपर आपका। तो इन सारे वर्क्स को आपको देखना है यहाँ पे कि आपका वॉलपेपर इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ फीमेल इम्प्रिजनमेंट, पैट्रियार्कल कंट्रोल, साइकोलॉजिकल सफोकेशन, इनको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट यहाँ पे ग्वेंडलिन ब्रुक्स का सनसेट ऑफ द सिटी को लेके आपका आ जाता है आपका। तो ये फर्स्ट ब्लैक ऑथर थे जिनको पुलिट्जर प्राइज मिला यहाँ पे, और ब्लैक फीमेल एक्सपीरियंस के ऊपर बात करी है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, 1950 में इवन द बुकर प्राइज। और पोइट्री ब्लैक अर्बन एक्सपीरियंस और फीमेल कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि वुमेन राइटिंग सेक्शन अवार्ड्स कहाँ से लिए जाते हैं, तो आप इस पर नाम लिख देना। एडविन रिच के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा था स्नैपशॉट्स ऑफ अ डॉटर इन लॉ। तो ये एक पोयम है, और ये सेकेंड वेव फेमिनिज्म की मेजर वॉइस रह चुकी हैं। और डोमेस्टिक एंट्रैपमेंट, जो सफोकेशन फील होता है, इमोशनल एग्जॉशन होता है, वो इनके मेजर थीम्स रही हैं। विंदा नबर का बात करें, इन्होंने लिखा है चेस्ट एज वुमेन को लेके। तो ये जो वर्क है आपका, ये आपका इंडियन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से बिलोंग करता है। जेंडर कैन नॉट बी अंडरस्टूड सेपरेटली फ्रॉम कास्ट, आर वुमेन देयर वुमेन, ये यहाँ पे फ्रेज आपका यूज हुआ है और इनके साथ में ये एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, इनको आप रिवाइज कर लेना एक बार यहाँ पे करके। अब आप डे 7 पे आ जाओ, यहाँ पे आप लिटरेचर इन ट्रांसलेशन को आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट आप 6 to 8 क्वेश्चन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये आपको देखना है। तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन को बताना है कि ट्रांसलेशन आपका पॉलिटिक्स में, पावर में, आइडियोलॉजी में, कल्चरल इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिटी, मतलब जब एक टेक्स्ट ट्रांसलेट होता है तो वहाँ पे सिर्फ वर्ड ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, एंटायर सिविलाइजेशन ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो आपको क्या है, ये फॉरेनाइजेशन, डोमेस्टिसाइजेशन, इक्विवेलेंस, स्कूप्स, रीराइटिंग, इनके ऊपर यहाँ पे आपको फोकस करना है। तो आखिर ट्रांसलेशन है क्या? देखो, सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ को समझो।
ट्रांसलेशन का मतलब होता है वन लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये डेफिनेशन बहुत चाइल्डिश है, आपके अगर असिस्टेंट प्रोफेसर पे देखोगे तो रियल क्वेश्चन आपका ये होता है कि व्हाट गेट्स लॉस्ट, व्हाट गेट्स चेंज्ड, व्हाट गेट्स सॉफ्टन या व्हाट गेट्स पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड। ठीक है, जैसे आप मानो एक रूरल इंडियन टेक्स्ट है जिसमें कास्ट रेफरेंसेस है, रीजनल अब्यूजेस हैं, लोकल इडियम्स हैं, फोक बिलीफ्स है। अगर उसको आप पॉलिश इंडियन इंग्लिश अगर आप उसको पॉलिश्ड इंग्लिश में लिखोगे तो क्या ओरिजिनल कल्चर बच जाएगा? नहीं बच पाएगा ना। जैसा आपने देखा होगा कि कोई हम इंग्लिश मूवी देखते हैं, उसको हिंदी में डब करके देखते हैं, तो पूरा का पूरा ट्रांसलेशन ही चेंज हो जाता है। तो ये ट्रांसलेशन स्टडीज़ का सेंट्रल एंजाइटी है यहाँ पे आपका। ठीक है, ये बात कर रहे हैं आपके सोर्स टेक्स्ट को लेके। अब ये सबसे बेसिक है यहाँ पे, सोर्स टेक्स्ट वर्सेस टारगेट टेक्स्ट। सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है। सोर्स टेक्स्ट मतलब होता है आपका ओरिजिनल टेक्स्ट, और टारगेट टेक्स्ट होता है मतलब वो जो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है। जैसे प्रेमचंद की गोदान हिंदी ओरिजिनल में है, तो ये और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में क्या है, द गिफ्ट ऑफ अ काउ। तो गोदान तो आपका सोर्स टेक्स्ट हो गया और गिफ्ट ऑफ अ काउ आपका ट्रांसलेटेड टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब फॉर्नाइजेशन के बारे में बात करें यहाँ पे, फॉर्नाइजेशन वर्सेस डोमेस्टिसाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्नाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसलेटर फॉरेन कल्चर को प्रिजर्व करता है। रीडर को फील होना चाहिए कि मैं एक डिफरेंट कल्चर को रीड कर रहा हूँ। तो ट्रांसलेटर इंटेंशनली कल्चर डिफरेंस को विजिबल रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मेन इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं लॉरेंस बेनोती। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग स्मूथ ट्रांसलेशन डेंजरस है क्योंकि ये आपके कल्चरल डिफरेंस को छुपा देता है। फॉरेनाइजेशन रीडर को अनकंफर्टेबल बनाता है एंड दैट डिस्कम्फर्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर इंडियन टेक्स्ट में पूजा थाली है और ट्रांसलेटर उसको डायरेक्टली प्लेट लिख देगा तो गलत करेगा ना। तो ऐसे में फॉरेनाइजेशन में वो उसको प्लेट नहीं बल्कि पूजा थाली लिखेगा ताकि वो कल्चरल वर्ड प्रिजर्व करे, है ना। पर्पस क्या है, क्योंकि वो जो अदरनेस है उसको रिटेन कर सके। ठीक है, और डोमेस्टिसाइजेशन क्या है, एकदम अपोजिट है। तो ट्रांसलेशन को टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग नेचुरल बनाना ताकि रीडर को रीडिंग एफर्टलेस लगे। ठीक है, इसके कौन है आपकी डोमेस्टिसाइजेशन में, यूजीन निडा। ये आपकी फ्लुएंसी फॉर रीडर के ऊपर बात कर रही है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो इसके डेंजर क्या है, कल्चर फ्लैटन हो सकता है, ये सबसे बड़ा डेंजर है आपका। वही वो जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वो कॉन्टेक्स्ट ही आप गलत कर दोगे तो फिर बात कैसे समझ में कैसे आएगी। ठीक है, फिर इक्विवेलेंस के ऊपर बात हो रही है। तो ये आपका निडा का मेन बिग कॉन्सेप्ट था। ट्रांसलेशन स्टडीज एक क्लासिकल ऑब्सेशन। तो क्वेश्चन है कि कैन ट्रांसलेशन क्रिएट इक्विवेलेंट मीनिंग। तो निडा के अकॉर्डिंग क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट क्रिएट करना ट्रांसलेशन का एम होता है। अब दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हो जाते हैं इसमें आपके, एक होता है फॉर्मल इक्विवेलेंस जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर और वर्डिंग के क्लोजर रखता है, दूसरा होता है डायनामिक जो रीडर इफेक्ट प्रिजर्व करता है। मतलब एग्जैक्ट वर्ड सेम नहीं लेकिन आपका इमोशनल इंपैक्ट आपको सेम फील होना चाहिए। ठीक है, स्कॉपोस थ्योरी आ जाता है फिर आपका यहाँ पे। तो ये एक मॉडर्न फंक्शनल ट्रांसलेशन थ्योरी है। स्कॉपोस क्या है, ये आपका एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पर्पस। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब है पर्पस। तो इसके मेन थ्योरिस्ट है आपके हांस वर्मर, ये आपके मेन थ्योरिस्ट है। तो ट्रांसलेशन का मेथड यूज करके पर्पस, उसका जो उसका पर्पस है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई इसका मेथड क्या यूज करना है। अगर ट्रांसलेशन एकेडमिक पर्पस के लिए है तो वो एक वन मेथड यूज होगा, अगर चिल्ड्रन के लिए तो दूसरा मेथड यूज होगा, अगर स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तो तीसरा मेथड यूज होगा। तो कोई एक सिंगल परफेक्ट ट्रांसलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका है। अब ये थ्योरिस्ट है इनके जिनका उन्होंने नाम दे रखा है, पहला आ जाता है आपके ऑनरे लेफेवियर। तो ये अब ये जो लेफेवियर है यहाँ पे, ये आपके एक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस नहीं होते यहाँ पे। आपको यहाँ पे बात करना है, जैसे इनका एक टेक्स्ट था यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये टेक्स्ट है ट्रांसलेशन स्टडीज। अब ट्रांसलेशन स्टडीज में ये क्या बात कर रहे थे, तो ये बात कर रहे थे कि सोसाइटी डिसाइड करेगी कि क्या ट्रांसलेट होगा, क्या ट्रांसलेट होता है, कैसे होता है, क्या रिमूव होगा, क्या एम्फसाइज होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है पैट्रोनेज, आइडियोलॉजी, पोएटिक्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके यहाँ पे हरीश द्विवेदी आ जाते हैं। हरीश द्विवेदी आपके इंडियन पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव लाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने ऐसे लिखा था कि इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस को लेके। तो ये इन्होंने मेन सेंट्रल आइडिया था इस वर्क का इनका कि कॉलोनियलिज्म ने इंग्लिश को प्रेस्टीज लैंग्वेज बना दिया। रिजल्ट क्या था, इंडियन लैंग्वेजेस ऑफ्टन सेकेंडरी ट्रीट होने लगी हैं। तो ट्रांसलेशन यहाँ इक्वल एक्सचेंज नहीं बल्कि पावर हायरार्की बन जाता है। ठीक है, और यही आपका एमसीक्यूज में इसको लेके पूछ लिया जाता है। डैनियल सेमेनी की बात करें आप यहाँ पे आपका, तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है इनका थोड़ा सा स्लाइटली थ्योरेटिकल है ना। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका एक हैबिटस के ऊपर। तो हैबिटस क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका पेयर बोर्डियो से आपका इन्होंने बोरो किया था। मतलब कि ट्रांसलेटर सोसाइटी से शेप होता है। ट्रांसलेटर आपका नेचुरल इनविजिबल बीइंग नहीं है बल्कि उसकी जो क्लास, एजुकेशन, आइडियोलॉजी है
ये सब ट्रांसलेशन डिसीजंस अफेक्ट करते हैं। और सिमोनी एक और शॉकिंग पॉइंट उन्होंने बोला था कि ट्रेडिशनली ट्रांसलेटर्स सबऑर्डिनेट पोजीशन में रहे हैं, ऑलमोस्ट इनविजिबल लेबर की में यहाँ पे उन्होंने बताया है। फिर ये वॉल्टर बेंजामिन के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपका टास्क ऑफ द ट्रांसलेशन लिखा है। ये टेक्स्ट आपका बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन आपका ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? बेंजामिन के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन ओरिजिनल कॉपी की नहीं, बल्कि आपकी ट्रांसलेशन एक आफ्टर लाइफ देते हैं एक टेक्स्ट को। तो ओरिजिनल वर्क डिफरेंट लैंग्वेजेस में सर्वाइव करता रहता है थ्रू ट्रांसलेटर्स। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इनका मेन चीज़। और जो ये प्योर लैंग्वेज होती है, बेंजामिन बिलीव करते हैं कि ऑल लैंग्वेजेस डीपर स्पिरिचुअल यूनिटी की तरफ पॉइंट करते हैं। तो ट्रांसलेशन उस हिडन यूनिटी को रिवील करता है। ठीक है, तो ये आप देखो। अब आप यहाँ पर आ जाओ प्रिस्क्राइब टेक्स्ट इन ट्रांसलेशन को लेके। तो सबसे पहले आ जाता है अपन का सादा हसन मांडो का टॉबा टेक सिंह। सो ये जो है यहाँ पे आपका इट इज़ अबाउट पॉलिटिकल मैडनेस प्रिटेंडिंग टू बी सेनिटी। पार्टीशन के बाद में क्या हुआ था आपका, इंडिया और पाकिस्तान डिसाइड करते हैं कि मेंटल असाइलम के पेशेंट्स भी मेंटल डिवाइड होंगे यहाँ पे आपके। तो यहाँ पे एब्सर्डिटी देखिए आप, यहाँ पे मैड पीपल को डिवाइड करने वाले खुद रैशनल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक सेंट्रल कैरेक्टर आ जाता है जिसका नाम है बिशन सिंह, और वो कंटिन्यूसली पूछता रहता है कि तौबा टेक सिंह इंडिया में है या पाकिस्तान में। नो वन गिव स्टेबल आंसर। फाइनली वो मर जाता है यहाँ पे, ही डाइज इन नो मैंस लैंड। तो नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। तो ये बन जाता है आपका, दिस बिकम्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंबल्स ऑफ पार्टीशन ट्रॉमा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का आप बात करोगे यहाँ पे द गिफ्ट ऑफ काउ को लेके, तो ओरिजिनल इसका जो टाइटल था यहाँ पे, ये हिंदी टाइटल है इसका गोदान। ठीक है, तो ये हिंदी में इसको गोदान बोला जाता है, और इसमें आपका मेन कैरेक्टर है आपका होरी। ठीक है, तो एक पुअर फार्मर है, डेट में है, ह्यूमिलिएशन है, एग्रेरियन एक्सप्लॉयटेशन है, ये सारी मेन थीम्स होगी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रेमचंद के जो विक्टिम्स होते हैं वो अपने विक्टिम को रोमांटिसाइज नहीं करते, बल्कि वो उनकी डिग्निटी को प्रिजर्व करते हैं। तो काउ जो है यहाँ पे आपका, वो सिर्फ एनिमल नहीं, बल्कि वो सोशल प्रेस्टीज और मॉरल एस्पिरेशन का सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, अब विजय तेंदुलकर को आ जाओगे, उनका है यहाँ पे साइलेंस द कोड इज इन सेशन। तो ये जो प्ले है ये साइकोलॉजिकल क्रुएलिटी का मास्टरपीस है। इनिशियली तो क्या था, यहाँ पे मराठी ड्रामा भी है तो आपको ध्यान में रखोगे, तो इनिशियली ये मॉक ट्रायल आपको एक बहुत फन लगता है ना, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये गेम रियलिटी बन जाता है। तो इसका जो टारगेट है, टारगेट कौन है? लीला बेनरे। लीला बेनरे है इसका, जो सोसाइटी उसकी सेक्सुअलिटी और इंडिपेंडेंस को जज करती है। तो मेन इशू क्या है यहाँ पे आपका? पेट्रियार्कल हिपोक्रेसी के ऊपर बात हो रही है। कोर्ट रूम में यहाँ पे आपका सिंबॉलिक है, तो सोसाइटी जो है इटसेल्फ ऑलवेज जजिंग वुमेन को लेके यहाँ पे इससे बात की जा रही है। फिर ये बात करें फकीर मोहन सेनापति की, तो फकीर मोहन सेनापति जो है यहाँ पे आपके, इन्होंने लिखा था 6 acres and a third। ये ओडिया नोवेल है यहाँ पे आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन ओडिया नोवेल। और इसकी मेन थीम्स है यहाँ पे कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन एंड ग्रिड पॉलिटिक्स, लैंड पॉलिटिक्स यहाँ पे आपका। और सेनापति सटायर यूज करता है टू एक्सपोज पावर स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आपके एग्जाम में ये फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है रीजनल लिटरेचर्स में, तो ध्यान में रखना। गुस्ताव फ्लॉबर्ट की बात करें तो इन्होंने आपका मैडम बोवरी लिखा था। एमा बोवरी रोमांटिक फैंटेसीज में जीती है, रियलिटी बड़ी बोरिंग लगती है उसको, प्रोविंशियल लाइफ में है यहाँ पे उसकी, और जो कॉन्फ्लिक्ट है फैंटेसी वर्सेस रियलिटी, उससे बात हो रही है। सो फ्लॉबर्ट रियलिज्म के मास्टर है। फ्लॉबर्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि स्टाइल इटसेल्फ सेंटर है यहाँ पे। ही बिलीव दैट परफेक्ट प्रोज मैटर्स एज मच एज स्टोरी। ठीक है, डॉस्टोव्स्की का बात करेंगे तो इन्होंने नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड लिखा है यहाँ पे आपका। और ये जो टेक्स्ट है ये मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का अर्ली ब्लूप्रिंट है। इसमें जो नरेटर है, नरेटर यहाँ पे अंडरग्राउंड मैन है, ये नरेटर है आपके यहाँ पे आपके। ठीक है, तो ये रिजेक्ट करते हैं रैशनल यूटोपियन आइडियाज को। ही इज आइसोलेटेड, ही इज बिटर एंड ही इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर टू एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो ये आंसर है यहाँ पे नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड बाय फ्योडोर डोस्टोव्स्की। ये आपको आंसर यहाँ पे लिख कर आना है। चार्ल्स बॉडलेयर की बात करें तो इन्होंने फ्लावर्स ऑफ इविल लिखा था, जो है आपका ले फ्लेवर द मॉल। तो ये फ्रेंच सिंबोलिज्म का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। बॉडलेयर ने आपके मॉडर्न सिटी लाइफ में अगलीनेस, वहाँ का सिन, वहाँ का डीके, वहाँ का करप्शन, इनमें भी ब्यूटी को सर्च किया है। तो बुक वॉज बैंड ऑन पब्लिकेशन। तो एग्जामिनर ये जो सेंसरशिप वाली चीज़ है इसको इससे लेके भी आप कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो आप देख लेना। ये इसके आपके एमसीक्यूज हैं आपके रिवाइज करने के लिए, तो जस्ट गो थ्रू देम वंस। गॉट इट? अब आप आ जाओ लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, और आपकी लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म वगैरह है उनके ऊपर लेके आपका यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब ये जो चीज़ करेंगे यहाँ पे आपका, ये वो सेक्शन है जहाँ आपके एवरेज स्टूडेंट्स है ना, वहाँ पे हार मान जाते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो रट्टाफिकेशन चालू कर देते हैं।
तो रटाफिकेशन नहीं करना है आपको यहाँ पे आपका, ठीक है। आपको क्या करना है आपका, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर रटाफिकेशन करोगे आपका, ठीक है। तो आपको ये एक तरह से समझना है कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट ग्रामर, बल्कि एक ह्यूमन बिहेवियर है। सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे तोड़ दें अपन, वो क्या है कि लिंग्विस्टिक ग्रामर का फैंसी नेम नहीं है। लिंग्विस्टिक क्या पूछता है कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं, सोसाइटी लैंग्वेज को कैसे शेप करती है, कॉन्टेक्स्ट मीनिंग आपका कैसे चेंज करता है, और सेम सेंटेंसेस डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट मीनिंग क्यों देते हैं आपके यहाँ पे। तो जैसे ये बात करें सोशल लिंग्विस्टिक की यहाँ पे, तो आप ये क्या पूछता है, टेल मी हाउ यू स्पीक एंड आई विल टेल यू योर सोशल वर्ल्ड। तो सोशल लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज को सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। यहाँ फोकस ग्रामर से ज्यादा होता है क्लास, जेंडर, रीजन, प्रोफेशन और सोशल आइडेंटिटी के ऊपर। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और इंटरव्यू पैनल को उसके सामने आप कैसे बात करते हो, तो लैंग्वेज बदल जाती है ना दोनों चीज में। तो दिस इज नॉट रैंडम, दिस इज सोशल कंडीशनिंग थ्रू लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पे, डायलेक्ट, रजिस्टर, कोड स्विचिंग। इंडिया में भी बायलिंगुअल स्पीच कॉमन है, आज भी बहुत प्रोडक्टिव है ये। मैं भी तो बायलिंगुअल में पढ़ा रही हूँ आपको यहाँ पे। तो ये जो हिंदी इंग्लिश स्विचिंग है, ये कोड स्विचिंग है, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है ये एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। फिर आता है आपका साइकोलिंग्विस्टिक्स। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स में क्या क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज इनसाइड द ब्रेन। तो क्वेश्चन क्या शिफ्ट होता है कि चिल्ड्रन लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, सिर्फ इमिटेशन नकल करके नहीं। यहाँ पे आ जाता है आपका नोम कॉम्स्की का मेथड, लैग, लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट डिवाइस, ठीक है, वो आ जाता है आपका यहाँ पे। तो चिल्ड्रन जो ये बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं लैंग्वेज के लिए। ह्यूमन ब्रेन में हमारी इननेट लैंग्वेज फैकल्टी होती है, तो दिस बिकम्स द इननेट हाइपोथेसिस। और इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ग्रामर नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं डिस्पाइट इनकम्प्लीट इनपुट। तो ये जो थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म का चैलेंज करती है यहाँ पे आपका, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स का बात करो तो यहाँ पे आपका जो मीनिंग है ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। सेंटेंस सेम हो सकता है, मीनिंग सेम नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला इट्स कोल्ड एयर, तो लिटिल मीनिंग क्या है कि भाई टेम्परेचर कम है यहाँ पे, और प्रैग्मेटिक मीनिंग क्या है कि प्लीज क्लोज द विंडो। तो ये जो प्रैग्मेटिक है ये आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट कौन है आपके, ऑस्टिन और सर्ल है यहाँ पे आपके। ऑस्टिन और सर्ल ने यहाँ पे स्पीच एक्ट्स के बारे में बताया था कि लैंग्वेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, लैंग्वेज एक्शन भी परफॉर्म करता है। तो अगर कोई जज बोला आई सेंटेंस यू, तो वर्ड देमसेल्फ एक्शन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। स्टाइलिस्टिक्स का बात करेंगे हम यहाँ पे, तो इट इज व्हेन लिंग्विस्टिक्स मीट्स लिटरेचर। तो स्टाइलिस्टिक्स में लैंग्वेज जो है इसको आप साइंटिफिकली एनालाइज करोगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पोएम इमोशनल क्यों लगती है, नोवेल टेंस क्यों क्रिएट करते हैं, तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का इफेक्ट है ये कैसे क्रिएट किया जाता है। तो स्टाइलिस्टिक ग्रामर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बीच में एक ये क्या है, ब्रिज बन जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये ब्रिज की तरह यहाँ पे काम कर रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रिज बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, आप आंसर में लिखेंगे यहाँ पे स्टाइलिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ की लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स को लेके, ये सारे के सारे इनको देख लेना एक बार आपका, गॉट इट, ये देख लेना एक बार यहाँ पे हाँ दूसरा एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे आपका ये सॉसॉर का एक कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे, ये तो थ्योरिस्ट यहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे सॉसॉर का, ठीक है। तो ये की फिगर है, बैकबोन कंसिडर किए जाते हैं यहाँ पे मॉडर्न लिंग्विस्टिक में। अगर ये सॉसॉर नहीं होते तो स्ट्रक्चरलिज्म नहीं होता, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म नहीं होता और डेरिडा नहीं होते। तो सब कुछ यही सॉसॉर से स्टार्ट होता है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आपका सबसे पहले लैंग एंड परोल का। तो लैंग्वेज एज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ये लैंग्वेज है जहाँ ग्रामर रूल्स है, जहाँ शेयर्ड स्ट्रक्चर है, कलेक्टिव लैंग्वेज सिस्टम है। परोल है जो एक्चुअल स्पीच यूसेज होता है, मतलब रियल लाइफ लैंग्वेज परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके सिंक्रेनिक और डाइक्रेनिक के बारे में, ये एक और पेयर है आपका। तो सिंक्रेनिक क्या है, ये सिंक्रेनिक जो है ये स्टडी करता है लैंग्वेज एट वन पॉइंट इन टाइम, मतलब मॉडर्न हिंदी का करंट स्ट्रक्चर कैसा है। और डाइक्रोनिक क्या है, ये लैंग्वेज चेंज कैसे हो रही है ओवर टाइम, जैसे ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश में गई, मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में गई, तो ये होता है। तो एग्जामिनर कई बार इनको क्या रिवर्स करके पूछ सकता है कि सिंक्रेनिक क्या चीज़ है, डाइक्रोनिक क्या चीज़ है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। अब आपका परफॉर्मेंस और ये आ जाता है आपका कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्स्की का मेथड है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपका। कॉम्पिटेंस का मतलब आइडियल इंटरनल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जो ब्रेन ग्रामर जानता है, वो परफॉर्मेंस है। और एक्चुअल लैंग्वेज यूज, जो परफॉर्मेंस मिस्टेक्स हो सकती है, हेजिटेशन है हमारे में, हम भूल भी सकते हैं, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, बट कॉम्पिटेंस इंटैक्ट होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है आपका ये इननेट हाइपोथेसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपका। तो एक बार बस आप इनको पढ़ लेना यहाँ पे, तो दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना यहाँ पे, ये तो आपको रिवाइज करना ही है, तो इनको देख लेना आप यहाँ पे, ठीक है।
अब लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। पहला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आ जाता है, फिर ऑडियो लैंग्वेज आ जाता है, डायरेक्ट लैंग्वेज आ जाता है। इनको लेके मैंने डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, सो गो थ्रू देम वंस, ठीक है। फिर आपका लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म आ जाता है आपका यहाँ पे। तो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में आप ये सारे के सारे आपके थ्योरीज को पढ़ लेंगे यहाँ पे। इसको लेके भी आपका डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। भरत मुनि का आ गया है यहाँ पे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन कॉन्फिडेंशियल पॉइंट है। भरत मुनि प्रिडेट करते हैं ऑलमोस्ट ऑल वेस्टर्न क्रिटिक्स। इंडियन पोएटिक्स डीपली सोफिस्टिकेटेड थी लॉन्ग बिफोर एरिस्टोटल बिकेम और इवन रोट हिज पोएटिक्स, ठीक है। तो जो टेक्स्ट है इनका नाट्यशास्त्र है यहाँ पे आपका, ये कोर कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे दिया था रास थ्योरी, जिसमें 8 इमोशंस है, ठीक है। तो ये आर्ट का पर्पस है, एस्थेटिक रिलिशमेंट। ऑडियंस इमोशन फील नहीं करते, मेरली इमोशन एस्थेटिकली सेवर करते हैं यहाँ पे। 8 रास है, श्रृंगार है, हास्य है, करुणा है, रौद्र है, वीर है, भयंकर है और विभत्सा है, ठीक है, और अद्भुत है यहाँ पे आपका। तो इनको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, दे एड इमोशनल फ्लेवर्स। फिर सर फिलिप सिडनी का एन अपोलॉजी ऑफ पोइट्री को पढ़ लोगे कि प्लाटो पोइट्री अटैक करते हैं, सिडनी पोइट्री डिफेंड करते हैं। एन अपोलॉजी ऑफ पोइट्री में आप ये देख लोगे, सैमुअल जॉब्सन का प्रीफेस टू शेक्सपियर। इन सबको जस्ट गो थ्रू देम वंस, ये आपको रिवाइज करना है और इनको फ्लैश कार्ड फॉर्मेट में ही आप यहाँ पे रिवाइज करते जाना। अगर आप इनको ऐसे रिवाइज करोगे तो बहुत इजीली आपको ध्यान में रह जाएगा, आपको कंफ्यूजन का आपके पास में कहीं पे आपका चक्कर ही नहीं पड़ेगा। लुई अल्थासर की बात करोगे आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस को लेके, तो ये एक मास्टर्स थ्योरी का एडवांस फॉर्म है। यहाँ पे आपका आरएसए वाला फॉर्म आ जाता है। आरएसए होती है आपकी पुलिस आर्मी वर्सेस आईएसए। आईएसए इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सोशल स्कूल, फैमिली, मीडिया, चर्च वगैरह हो गए। तो आईएसए फोर्स से नहीं बल्कि आइडियोलॉजी से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है आपकी इंटरपैलेशन, ये टर्म आपको यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इन चीज को लेके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एलन श्वाल्टर का ध्यान में रखो कि जहाँ पे वुमेन एज राइटर्स को लेके बात कर रहे हो, गाइनो क्रिटिसिज्म फोकस करोगे कि श्वाल्टर वुमेन को रीडर्स ऑफ मेल टेक्स्ट की तरह नहीं बल्कि एज राइटर स्टडी करती है यहाँ पे आपका, ठीक है। फाउंडेशनल फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म कंसिडर किया जाता है। एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म को लेके ध्यान रख लोगे कि वेस्ट ईस्ट को ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब किया हुआ है। एक्सोटिक, ये सारी की सारी द अदर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। होमी भाभा का हाइब्रिडिटी, इंट्रोडक्शन, लोकेशन ऑफ कल्चर आप पढ़ोगे यहाँ पे। ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट द क्वाइट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक का कैन द सबऑर्डिनेट स्पीक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स कॉलोनियल फेमिनिस्ट टेक्स्ट है आपका, है ना। सबऑर्डिनेट मतलब सोशली वॉइसलेस मार्जिनलाइज लोग, उनके ऊपर है, स्पेशली द कॉलोनाइज वुमेन कि डोमिनेंट डिस्कोर्स उनके ऑथेंटिक वॉइस सप्रेस कर देता है, उसके ऊपर है यहाँ पे आपका। डबल कॉलोनाइजेशन होता है वुमेन का, पहले तो कॉलोनियलिज्म में उनको अप्रेस करता है और फिर बाद में पेट्रियार्की अप्रेस करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करोगे। रिचर्ड कैरिज का आ जाता है इको क्रिटिसिज्म, तो ये एक न्यूएस्ट थ्योरी आई है आपके यहाँ पे इको क्रिटिसिज्म। तो ये रिचर्ड कैरिज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका न्यूएस्ट यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है। तो लिटरेचर एनवायरनमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, नेचर डेकोरेटिव बैकग्राउंड नहीं बल्कि इकोलॉजिकल सिस्टम की तरह बताया है, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये आपको यहाँ पे इसको इसमें रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर आपका 9 डे आ जाता है। 9 डे में आपको कुछ नहीं करना है। 9 डे के अंदर आप अपने सारे का सारा थ्योरीज वगैरह रिवाइज करोगे, अपने लिटरेरी टर्म्स हैं उनको रिवाइज करोगे, जैसे हमर्शिया हो गया, हमर्शिया ट्रेजिक फ्लॉ हो गया, ये सब यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एक एक इनको सबको जस्ट गो थ्रू देम वंस। अगर आप अच्छे से इनको पढ़ लोगे तो आपको बड़े ही आराम से आपका सारा रिविजन हो जाएगा। एंड वन टॉपिक जो भी आपका टॉपिक है उसको आप बहुत ही ईजिली कर लोगे। जैसे यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ आपका सेंसिबिलिटी दिया हुआ है, तो एलियट के अकॉर्डिंग 17th सेंचुरी के बाद थॉट और फीलिंग सेपरेट हो गए, डन के टाइम तक इंटेलेक्ट और इमोशनल यूनिफाइड थे, ठीक है। तो ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट आपका कहलाया जाता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इसी तरीके से ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे अपना पढ़ लेंगे और इनको यहाँ पे ध्यान में करेंगे। इंटरपेलेशन को लेकर यहाँ पे बात हो रही है, तो इंटरपेलेशन क्या हो गया यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई। भाई ये तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है ना। अल्थासर के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी हमें सब्जेक्ट्स बनाती है। पुलिस बोलती है हे यू टर्न अराउंड, तो एट दैट मोमेंट सोसाइटी ने आपको आइडेंटिटी पोजीशन में प्लेस कर दिया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटरपेलेशन, ठीक है। ऐसे ही आप सारे के सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे अपना, यहाँ पे इनको यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी मास्टर लिस्ट आ जाती है। ये देखो मास्टर लिस्ट को पढ़ो, यहाँ पे फर्स्ट कौन था, इनको गो थ्रू देम वंस कि भाई फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्लेराइट कौन है, आफ्रा बैन है। फर्स्ट इंडियन वुमेन पोएट टोरू दत्त, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री चौसर, ड्राइडन। गो थ्रू देम वंस। आपके इस नोट्स में मैंने सारा का सारा सब कुछ बना रखा है, यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है, कुछ नहीं करना है, बस जाके आपको ये सारी चीजें रीड करनी है। आखिरी 10th डे पे आप क्या करेंगे, आप इनको अपने पेयर्स को रिवाइज करेंगे, वन पर यूनिट को आप रिवाइज करेंगे। आप जो ये मैच द फॉलोइंग होते हैं उनको आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। आने वाले आपके 8-9 डेज में, आपको 10 डेज में मैं आपके टेस्ट सीरीज में एक मैं आपको अपलोड कर दूंगी, दैट यू कैन गो थ्रू डेली। आप मेरे
ऐप विद्वान को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये टेस्ट अवेलेबल हो जाएँगे, जहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर लेना, ठीक है? आप अटेंड भी कर सकते हैं इनको यहाँ पे लेके। सो ये आपका 10 डे स्ट्रैटेजी था। आपको देखो क्या चीज़ ध्यान में रखना है, पूरे के पूरे आंसर्स नहीं आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? क्योंकि आपका भले ही यहाँ पे जो आपका जीएस है, जीएस भले ही आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चंस है, लेकिन 60 मार्क्स का है। इंग्लिश लिटरेचर तो 1 क्वेश्चन का आपके मार्क्स हो गए, बट जीएस आपका 30 क्वेश्चंस यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर आपने गलत किया तो आपका अच्छा खासा 1/3 नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्किंग में अच्छे खासे नंबर चले जाएंगे। सो जिस चीज़ में श्योर नहीं हो उस चीज़ में बिल्कुल भी मार्क मत करके आओ उसको मतलब जहाँ पे आपको 50-50 चांसेस है वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करो और फिर अपना आंसर को करो। प्योर गेस कर रहे हो तो उसको पूरा ही स्किप कर दो, ठीक है? एलिमिनेशन को यूज़ करो और जो फुली कॉन्फिडेंट हो उनको सबसे पहले मार्क कर लेना। अपने जीएस के पेपर में पार्ट ए में 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है टाइम आपको, ठीक है? मैक्स 30 क्वेश्चंस जो है आपके 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। बाकी जो आपके 95 मिनट्स बच रहे हैं, 95 मिनट्स पूरे आपको लिटरेचर में डालने हैं, तभी आपका पेपर अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है? तो ये जो आपका मैंने पूरा पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं आपको अपना जो ये मेरा चैनल है यहाँ पे ये रहा विद्वान.in पे जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी तो खैर मेरा नेट नहीं चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट क्वेरी वगैरह हो तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।